मित्रों, व्यंगधारा के व्यंग गोष्ठी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और जो हमारे अतिथि हैं शशांक भारती जी, राजेंद्र सहगल जी, उनका भी स्वागत करते हैं। और जो हमारे समूह के हैं, जो वरिष्ठ हैं, कुंदन सिंह प्रयार जी और मधु आचार्य जी, वो अभी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उन सभी का स्वागत है। और साथ में जो लोग हमारे मित्र हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। व्यंगधारा की यह 77वीं गोष्ठी है और निरंतर चली आ रही है। बीच में एक बार भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा और हमारी कोशिश रही है कि इसमें हम नए नए प्रयोग करते रहें और कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। व्यंग विमर्श तो होता ही है और व्यंग विमर्श के साथ हमने जनवरी 2021 से इस माह के प्रकाशित व्यंग रचनाओं पर विमर्श किया है, जो महीने के आखिरी रविवार को या महीने के पहले रविवार को होता है। इसके साथ ही हमने महत्व व्यंगकार, जो व्यंग जो लोग मौन ढंग से लिखते हैं, उम्र उनकी बहुत काफी हो गई है, किंतु सक्रियता है उनमें। व्यंग लिखने का वही जज्बा है। उनके महत्व को लेकर हमने 2 आयोजन किए। डॉक्टर कुंदन सिंह प्रयार, जो आज हमारे वक्ता भी हैं, उन पर पहला आयोजन किया था, और दूसरा सतना से संतोष खरे जी, उन पर किया हुआ था। इसके साथ हम बीच बीच में, जैसे परसाई जी के समय पर एक लगातार एक श्रृंखला चलाते हैं, 10-12 उनकी विशिष्ट रचनाओं का रिकॉर्ड करके समूह में डालते हैं। और इसके साथ हम पुनर्पाठ है, तो पुनर्पाठ में हमने अभी हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं का पुनर्पाठ पर आयोजन किया था। उसके साथ सर जोशी जी की रचनाओं पर पुनर्पाठ किया था, रविन्द्रनाथ त्यागी जी की रचनाओं पर पुनर्पाठ किया। तो ऐसा हमारा प्रयोग चलता रहता है। और वो जो मूल उद्देश्य है व्यंगधारा का, उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यंग को केंद्र ही रखा जाता है, उसके अंदर कोई बातचीत नहीं होती। आज व्यंग विमर्श है। व्यंग विमर्श का विषय है व्यंग की लोकप्रियता के खतरे। इस पर हम लोगों ने जब बातचीत की, अनेक लोगों से बातचीत हुई, तो कुछ लोग इस विषय से सहमत नहीं थे और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कठिन विषय है। तो अब हमका विषय कुछ भी हो, क्योंकि व्यंगधारा या साहित्य सहमति और असहमति का मंच होता है। लोग असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। तो इस विषय से लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, किंतु यह परिदृश्य तो है। जो व्यंग का जो समय चल रहा है, व्यंग में जो आज चीजें चल रही हैं, और जिस दौर को हमने देखा, हम अपने दौर की बात कर रहे हैं, हो सकता है युवा पीढ़ी, शशांक भारती जैसे लोगों ने उस चीज को महसूस ना किया हो जिसको हमने देखा हुआ। अभिजीत कुमार दुबे हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस नहीं किया हो जो हमने देखा है, कि एक व्यंग का एक फॉर्मेट था, व्यंग का एक कॉन्सेप्ट था कि व्यंग हमें वंचितों पर ही लिखना है। व्यंग हमेशा सत्ता की जो विसंगतियां हैं, सत्ता का जो पाखंड है, सत्ता का जो प्रपंच है, उस समाज में जो प्रपंच है, धार्मिक प्रपंच है, अंधविश्वास से, शासकीय कार्यालयों में जो ठकुरसुआती है, उसके विरोध में हमें खड़ा होना है। और उसके विरोध में हमारे जो पुराने लेखक थे, हमारे आदरणीय परसाई जी से लेके एक पीढ़ी थी, परंपरा पीढ़ी थी, उस पर लिखना है और उस पर वो लिखते रहे और उसी परंपरा को हमने आगे भी बढ़ाया। किंतु इसकी लोकप्रियता पर से, क्योंकि यह विधा ऐसी है, यह व्यंग लेखन ऐसा है जिसमें जन पक्षधरता, सरोकार और मानवीय संवेदनाएं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सत्ता के विरोध करने की उजागर की क्षमता या शक्ति के साथ जब हम बात करते हैं, लेखक बात करता है, तो जनता पाठक हमसे जुड़ जाता है। और इस जुड़ने
का ही वजह से यह विधा लोकप्रिय ज्यादा होती जा रही है। और इस लोकप्रियता ने पहले कुछ जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी व्यंग को गंभीर नहीं मानती थी, वो व्यंग नहीं छापती थी। कुछ पत्रिकाएं व्यंग छापती थी, लघु पत्रिकाएं व्यंग छापती थी। कुछ मंझोले या बड़े अखबार व्यंग छापते थे, किंतु बड़ों को छापते थे जो उनको बिकवा सके, बिकने वाले लेखक को छापती थी। और किंतु आज का जो दौर है, व्यंग ने इतनी व्यापकता कर ली है अपने लोकप्रियता के चक्कर में कि आज हर अखबार व्यंग को छाप रहा है। मतलब यहाँ व्यंग के मामले में छोटा अखबार जो अखबार है वो लोकतंत्री का है, उसमें सब स्पेस दे रहे हैं। अब उस स्पेस की सीमाएं हो सकती हैं। कोई 300 शब्दों का व्यंग छाप रहा है, कोई 500 शब्दों का छाप रहा है, कोई 1000 शब्दों का है, कोई 1200 को, कई विस्तार से भी छाप रहे हैं, किंतु छाप रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यंग को लोग स्पेस दे रहे हैं, और इस स्पेस की वजह से जिन उन लेखकों ने को आकर्षित किया जहां की उनको लगता था कि व्यंग में कैरियर हो सकता है, कैरियर मिल सकता है व्यंग में, जो पहले कहानी लिख रहे थे, जो निबंध लिख रहे थे, जो कविता लिख रहे थे, और तो और जो कुछ भी नहीं लिख रहे थे, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट की बढ़िया जिंदगी जीने के बाद थोड़ी सी उनमें क्षमता थी, थोड़ा सा अध्ययनशीलता थी, थोड़ा सा एक लगाव था साहित्य के प्रति, वे लोग भी व्यंग में आ गए। और उस लोकप्रियता के चक्कर में अद्भुत चीजें सामने आई हैं, जिन्हें व्यंग की प्रकृति, व्यंग की प्रवृत्ति, व्यंग का बुनाव, व्यंग के पीछे का उद्देश्य, मकसद, व्यंग के सरोकार, ऐसी चीजों के बारे में जानकारी थी ही नहीं, और ना वो जानकारी लेना चाहते, क्योंकि आज लिखा और कल सवेरे छप गया, और वाई भी मिल रही है। तो उससे व्यंग की लोकप्रियता से व्यंग को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है। जो दिख रहा है, आने वाली पीढ़ी उसको वही तो समझेगी कि व्यंग ऐसे ही होता था। वो परसाई को नहीं समझेंगे, वो शरद जसु को नहीं समझेंगे, हमारे शिला शुक्ल को नहीं समझेंगे, वो जो वर्तमान में लिख रहा है उसको समझेंगे। तो आज हमारे पास समय है कि हम उस खतरे से, जो पीढ़ी अभी सक्रिय है, जो लिख रही है, चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो, चाहे नई पीढ़ी हो, चाहे नए लिखने वाले हो, भले उम्र में ज्यादा हो, वो समझे कि व्यंग्य क्या है। और इस लोकप्रियता की वजह से हमें व्यंग, आज स्थिति ये है कि व्यंग किस पे लिखा जाना है यह मालूम नहीं है। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस वक्त किसानों के पक्ष में व्यंग बहुत कम लिखा गया। आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उस आंदोलन के विरोध में व्यंग लिखा जा रहा है। उनकी समृद्धि, कुछ किसान समृद्ध हो सकते हैं, तो उनकी समृद्धि को देखकर व्यंग लिखा जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमें यह लगता है कि हम किसी के पक्ष में खड़े हैं, और वो वैचारिक पक्ष एक राजनीति का भी हो सकता है, सत्ता का भी हो सकता है, या हमारे जो मन में बैठा हुआ है, एक अवचेतन मन में जो बात बैठी हुई है, वो भी बात हो सकती है कि हम, तो यही सब बातें हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है व्यंग में भटकाव आ गया है, और बहुत ज्यादा भटकाव आ गया है। और उस भटकाव पर अभी कल व्यंगम की एक गोष्ठी थी, हमारी गोष्ठी थी, उसमें
कुंदन सिंह परिहार अपनी रचना पढ़ने के पहले एक टिप्पणी करते हैं। वो टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि सैनिक जी, आज हम देख रहे हैं कि व्यंग्यकारों पे लिखा जा रहा है, लेखकों पे लिखा जा रहा है और बहुतायत से लिखा जा रहा है, तो मैंने भी एक व्यंग्य लिखा है। जो बात उनको अपील करी, आज हमारा व्यंग्यकार सरोकार से अलग हो गया है, हमारी जो शोषित वर्ग है उससे अलग हो गया है, जो हमारे विसंगतियां हम हैं उससे अलग नहीं हो गया है, और जो विसंगतियां पाठक से दूर होकर लेखकों में आ गई हैं, उस विसंगतियों को लिख रहा है, उन चीजों को ढूंढ रहा है, लेखक पे लिख रहा है, और ऐसा अधिकांश हो रहा है। अभी अभी तो बहुत हुआ है। तो यह एक चिंता की बात है कि उन लेखकों ऊपर या विसंगतियों पर लिखने की मजबूरी क्या आ गई कि हम सामाजिक सरोकार हमसे पीछे हट गए हैं, दूसरी चीजें पीछे हट गई और हम लेखक पे आ गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि एक लेखक ईमानदार होता था, अपने लेखकी दायित्व को समझता था, अपने सामाजिक दायित्व को समझता था, और जो लिखता था वह दिखता भी था। और इस वजह से कभी लेखक पर किसी ने संदेह नहीं किया। वैचारिक मत अलग हो सकते हैं, वैचारिकता अलग हो सकती है, उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, उनकी वैचारिकता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, किंतु लेखक की ईमानदारी पर प्रश्न नहीं उठे हुए, आज तक नहीं उठे। किंतु आज क्या बात है कि लेखक पर प्रश्न उठ रहे हैं, और यह सब बातें होते होते अभी जो विषय हमने चुना, यह विषय भी अचानक नहीं आया है, स्फूर्त आया है, स्फूर्त ढंग से हम लोग चुना है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, समकालीन व्यंग्य में एक विमर्श हो रहा था, और विमर्श व्यंग्य के पे केंद्रित था, और उसमें डॉक्टर रमेश तिवारी अपने बोल में जब बात करते करते जब भूल जाते हैं कि व्यंग्य की जो लोकप्रियता है, व्यंग्य की लोकप्रियता के भी खतरे हैं, उन्होंने तो अचानक बोल गए, एक रो में बोल गए, किंतु कहीं ना कहीं अवचेतन मन में वो बात थी, और उस बात को लेकर हम आगे बढ़े, बहुत सी बातें बढ़ेंगी, और उसी बात को केंद्र में रखकर कि लोकप्रियता का एक शिखर होता है, और उस शिखर पर बने रहना, चाहे व्यंग्य का शिखर हो चाहे लेखक का शिखर हो, बनाए रखना बहुत कठिन काम होता है। एक विधा का शिखर है, उसको बनाए रखने के लिए हम सब लेखकों की जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। जहां हमको लगता है कि कहीं गलत हो रहा है, उस पर हम संकेत करें, उंगली उठाएं, तो कुछ ना कुछ तो काम बनेगा, कुछ ना कुछ तो सजगता होगी, कुछ ना कुछ जागृति होगी, और हम एक सही राह पर चलेंगे। सिर्फ यही बात हमारे केंद्र में थी, यही बात हम लोगों ने सोचा। कुछ लोगों को सरल लगा, कुछ को सहज लगा, कुछ को कठिन लगा, और फिर भी हमने आज इस पर रखा, और लगभग हमने जब शशांक बाती से बातचीत की, उन्होंने बिल्कुल देर नहीं करी, एकदम से स्वीकार हो गए। राजेंद्र सहगल जी से बातचीत की तो वो मुस्कुरा के तैयार हो गए, और हमारे जो अग्रज हैं परिहार जी, उनसे बातचीत की तो ठीक है, वो भी तैयार हो गए। ऐसे मधु आचार्य जी से बोले कि मैं सफर में रहूंगा, हो सकता है मुझे आगे पीछे तो टाइम लगे, किंतु मैं रहूंगा। तो ऐसे बहुत मतलब बहुत आसानी से तैयार हुए, बिना नाच नखरे के, क्योंकि उनकी चिंताएं व्यंग्य के साथ हैं। और इसी के साथ आज की गोष्ठी हम आराम करते हैं, और हमारे प्रथम वक्ता वरिष्ठ व्यंग्यकार, कहानीकार, और हमारे शहर, मेरा शहर तो नहीं, पसाई का शहर, कुंदन सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात करें।
मेरी आवाज पहुंच रही है भैया? हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। पहले सैनी जी, तिवारी जी और सभी साथियों को धन्यवाद, आपने इस विषय पर बोलने का ये मौका मुझे दिया। ये महत्वपूर्ण विषय है, लोकप्रियता, व्यंग्य की लोकप्रियता के बारे में। तो व्यंग्य की लोकप्रियता के बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि कई लोगों को ये भ्रम है कि व्यंग्य लिखना बहुत आसान होता है, कोई भी व्यंग्य को लिख सकता है। क्योंकि कई बार जो एक वाक्य के व्यंग्य, जुमलेबाजी, ये सब भी व्यंग्य में आ जाती है और इसीलिए उसको लोग बहुत सरल समझ लेते हैं। किंतु जैसा कि आप लेखक सभी जानते हैं, व्यंग्य लेखन के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो इतनी आसान विधा नहीं है, लिखना इतना आसान नहीं होता है, उसके कुछ विशेष अपने उद्देश्य होते हैं। ये दूसरी बात क्या है कि व्यंग्य और हास्य का तालमेल इतना करीबी होता है कि उसकी जो अनुपात है व्यंग्य और हास्य का उसके विषय में, तो उसके कारण लोग थोड़ा सा उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसको आसान समझते हैं। मुझे याद आता है कभी कई वर्ष पहले जब शरद जी थे, सक्सेना जी, के पी सक्सेना साहब थे, अब रायपुर में 30-40 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, तब हमने एक वहाँ पर कार्यक्रम था जिसमें मैं शामिल था। वहाँ प्रोफेसर विभू कुमार जी भी थे, अगर लोग उनको जानते हो, छत्तीसगढ़ के लोग शायद उनको जानते होंगे, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने अचानक अपनी वक्तव्य में ये कहा कि शरद जी हमारे व्यंग्य के लेखक हैं, व्यंग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सक्सेना जी हास्य और विनोद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके लेखक हैं। तो उस पर थोड़ा सक्सेना जी ने ऐतराज जाहिर किया, उनने आपत्ति जाहिर की कि ऐसा व्यंग्य और हास्य में कोई ऐसा भेद करना उचित नहीं है, उनका ये कहना था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो हास्य और व्यंग्य का जो तालमेल है, उसके कारण भी लोग उसको बहुत आसान विधा और बहुत मनोरंजक विधा समझ लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। और अब जो लोकप्रियता की बात है, अगर हम लोकप्रियता की तरफ आए तो मुझे कोई स्पष्ट समझ में आता नहीं है कि व्यंग्य की लोकप्रियता कितनी है। एक कुहासा सा दिखाई पड़ता है, अस्पष्टता सी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो कारण मैंने बतलाए हैं आपको, उनके कारण समझ में नहीं आता है कि व्यंग्य वस्तुतः कितना लोकप्रिय है। लोकप्रियता कैसे पता चलती है व्यंग्य की? लोकप्रियता तभी पता चल सकती है जब हम पाठक तक पहुंचे। किंतु अगर आप आज के वातावरण को आप देखें, आज के परिवेश को आप देखें, तो आप पाएंगे कि लेखकों के समूह तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, बहुत गतिमान दिखाई पड़ते हैं, बहुत हलचल दिखाई पड़ती है। लेकिन पाठकों के पास जो जो एक तटस्थ पाठक है, जो किसी भी के पक्ष में नहीं है, उसके उस तक कितनी पहुंच हमारी हो पाती है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो लोकप्रियता का पैमाना तो वही है कि हम पाठक तक पहुंचे, जो तटस्थ पाठक है, जो किसी पक्ष का नहीं है, उस तक जब हम पहुंचेंगे। ये सोशल मीडिया ने और चीजों को विकृत किया है और हम घिर गए हैं। एक तो लेखकों से ही घिरे हुए हैं, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिन सब से इतने ज्यादा हमको हम उनकी तरफ ही ज्यादा देखते हैं। जो पाठक है, जो तटस्थ पाठक है, उसकी ओर हमारी पहुंच बहुत कम है। तो इस कारण लोकप्रियता का कोई निश्चित पैमाना नहीं है हमारे हमारे सामने। और आप देखें कि जो लेखक हैं उनमें आज के ज़माने में अगर आप देखें तो एक तो हमको तटस्थ कोई ओपिनियन मिलता नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हर लेखक को ये प्रयास करना चाहिए कि उसको बिल्कुल बेबाक राय लेखक पाठक की मिले, तभी वो अपने लेखन में कुछ सुधार ला सकता है। ये जो ठाकुर सुहाती सुनने की जो आदत एक अभी लेखक की हो जाती है, अभी व्यंग्य धारा में भी कल ही थोड़ा सा एक आपत्तियां लेखक और उसके अन्य लेखकों के बीच में एक खींचतान थोड़ी सी हुई।
क्योंकि कुछ टिप्पणियां ऐसी आई जो लेखक को ठीक नहीं लगी। तो ये जो प्रशंसा सुनने की अब एक आदत हमारी हो जाती है, उसके कारण बहुत नुकसान होता है। और इसीलिए सच्ची लोकप्रियता को पहचानना, उसका कोई पैमाना ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें तो स्थिति ये है कि हमारा जोर जो है वो क्वांटिटी पर ज़्यादा है, क्वालिटी पर बहुत कम है। आज संख्या कितनी हो गई है उस पर ही हमारा जोर ज़्यादा है। अगर आप देख, मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो लेखन की जो क्वालिटी है, उसकी तरफ कोई इंगित किया जाए, उसको ढूंढा जाए, उसको बताया जाए। और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई भी मीटिंग्स होती हैं, जब भी कोई समीक्षा होती है, तब हमको ये कोशिश करना चाहिए कि आपके लेखन को लोग वास्तव में कैसा समझते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना ढूंढना चाहिए जिनको हम निंदक नहीं ये राखिए कि कोटि में रखते हैं, उनको उस कैटेगरी में रखते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि लेखक के लिए ज़रूरी है कि कभी ऐसे लोगों से भी वो मिले जो उसे बेवाक राय दे सकें, बिना किसी लाग लपेट के सही सही उसके बारे में बोल सकें। तो ऐसी चीज़ें अब लेखकों के बीच में बहुत कम है। प्रशंसा सुनने की बहुत आदत लोगों में है, और इसीलिए सच्ची लोकप्रियता का पता लगता नहीं है। तो क्वांटिटी पर, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा जोर है, क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर है। अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो केवल किताब की सूचना मिलते ही बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो कवर डिज़ाइन पर ही अपनी बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, तो कोई शीर्षक पर ही बधाई देना शुरू कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो वास्तविक लोकप्रियता है या नहीं है, उसके बारे में एक पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं, जैसा कि आपने कहा कि व्यंग्य लोकप्रिय बहुत हो रहा है, अभी सनी जी ने कहा, तो लोकप्रियता के संबंध में यह है कि जब व्यंग्य के सही स्वरूप को ही नहीं पहचाना जाएगा तो उसकी लोकप्रियता का कोई अर्थ नहीं है। तो व्यंग्य के का जो सही उद्देश्य है और उसका जो सही स्वरूप है, उसको उसके अनुसार जब लेखन हो तभी वो सही ढंग से पहचाना जा सकता है। तो जो व्यंग्य होता है उसके पीछे जरूरी लेखन जरूरी नहीं होता है। व्यंग्य के पीछे लेखक की सोच जो होती है, लेखक का कमिटमेंट जो होता है, लेखक की जो सुधार और परिवर्तन की इच्छा होती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यदि वो चीज नहीं है तो फिर उससे कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से तात्कालिक चीजों पर लिख देना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने आपने भी देखा होगा कि बहुत तात्कालिक तात्कालिक विषयों पर बहुत लेखन होता है। सवेरे न्यूज आती है कोई और थोड़ी ही देर में उस पर लेख आ जाता है। तो ये बिना चीजों को पचाए हुए, बिना चीजों पर पूरा विचार किए ये जो लेखन होता है ये नुकसानदेह होता है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। और एक और टेंडेंसी जिसके बारे में अभी सैनी जी ने भी कहा कि अभी एक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति ये देखने में आई है कि लेखक जो है वो लेखकों पर ही टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर ही लिख रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये मन में लाता है कि क्या अब अन्य समाज के जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं वो खत्म हो गए हैं क्या, उनके उनके बारे में लिखने कुछ बचा बचा ही नहीं, जो लेखक अब लेखकों के ऊपर ही लिखते हैं। तो ये देखकर अफसोस होता है। और इसीलिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लेखकों के बीच में इतने बड़े समूह लेखकों के हैं, किंतु ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि जो अच्छा लिख रहे हैं उनको रेखांकित किया जाए या उनको सामने लाया जाए। इस बारे में कोई प्रयास नहीं है। हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर ज्यादातर झूठी प्रशंसा एक दूसरे की करते हैं, बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं और अलग हो जाते हैं। किंतु जो भी अच्छा लेखन लोग कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, वास्तव में कर रहे हैं, नए लेखक बहुत से हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, उसे रेखांकित करने की, उनको प्रोत्साहित करने की, या कोई ऐसे संकलन निकालने की जिनमें कुछ अच्छी रचनाएं ही रहे, सामने लाई जाए। कोई 8, 10, 20, 15, 20 लेखक ऐसे हों जिनकी अच्छी रचनाएं सामने लाई जाए, ऐसा कोई प्रयास कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? हमारे बीच में तो बहुत
वरिष्ठ लेखक हैं जिनके पास साधन भी है, किंतु आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि जो आज अच्छा लिख रहे हैं उनको सामने लाने का या रेखांकित करने का कोई प्रयास हुआ हो, ऐसा आपको कहीं नजर नहीं आता। हम लोग उस जमाने के हैं जब हमारी रचना कमजोर होती थी तो संपादक अपनी एक पंक्ति लगाकर हमारे पास वापस भेज देता था कि ये रचना ठीक नहीं है, आप दूसरी रचना भेजिए। अब वो चीज सोशल मीडिया में खत्म हो गई। आपको इतनी तारीफें मिलती हैं कि आप भ्रमित ही रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या अच्छा लिख रहे हैं या खराब लिख रहे हैं। इसलिए मेरा अपने नए साथियों से बार बार अनुरोध ये है कि कुछ ऐसे साथी भी चुनकर रखिए जो आपके लेखन पर वास्तविक कोई टिप्पणी करें, सही सही टिप्पणी करें। मैं आपसे ईमान से कहता हूँ कि जब मेरे ऊपर महत्व का कार्यक्रम हुआ और लोगों ने बोलना शुरू किया तो मेरी बहुत इच्छा थी कि लोग बिल्कुल सही बोलें, मेरी कमजोरी बताएं, मेरी खराबी बताएं, मैं कहाँ गलती करता हूँ, मेरी कौन सी कमजोरी है वो बताएं। ये बराबर मेरी इच्छा तब भी थी, अब भी है और आगे भी हमेशा रहेगी, क्योंकि प्रशंसा सुनने में मेरे कान दर्द करने लगते हैं, मैं आपसे सच बताता हूँ। और इसीलिए मैं किसी सम्मान समारोह में कभी जाता ही नहीं भूल कर भी, क्योंकि सम्मान मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए आपसे भी मेरी वही सलाह है कि सम्मान की और प्रशंसा की जो ललक है, इच्छा है, उससे मुक्ति पाएं और अपने को सही अपना आकलन होना चाहिए और वही वही सही जो लोकप्रियता है, सही लोकप्रियता की ओर, व्यंग्य की सही लोकप्रियता और लेखक की सही लोकप्रियता की ओर यही स्थितियां ले जा सकती हैं। अन्यथा आप अपनी हाथीदास की मीनार में बैठे रहेंगे और अंततः उस पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत धन्यवाद, इतना ही मुझे बोलना था। धन्यवाद प्रयाग जी। एक आपने एक बात बोल दी कि प्रशंसा सुनने से मेरे कान दर्द करने लगते हैं, और आज का समय वो है कि लोग प्रशंसा सुनने के लिए अपने कान खींचने लगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वर उसके अंदर जाए। उल्ट तो यह पीढ़ी का यही एक तरीका है जीने का, और वही पीढ़ी हम लोग भी चाहते हैं कि अपने ढंग से लिखें, अपने तरीके से जिएं, किंतु कहीं ना कहीं समाज की बात भी करें, समाज के सरोकारों की बात करें, चिंतन की बात करें, क्योंकि हम व्यंग्य लिख रहे हैं। और आज हमारे दूसरे वक्ता हैं, दिल्ली से हैं, राजेंद्र सहगल जी हैं, बहुत निर्भीक लिखते हैं, उनके 2-3 संग्रह हैं और गंभीर होकर लिखते हैं। उनमें प्रचुरता या अधिक अधिक लिखने की बात नहीं है, किंतु जो लिखो ठोस लिखो। और जब उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी बोला कि ये एक गंभीर विषय है, मैं इस पर अपनी बात रखूंगा। मैं बहुत सम्मान के साथ राजेंद्र सहगल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद रमेश सैनी जी, और मेरे सभी प्रिय साथी रमेश तिवारी जी, परिहार जी। आवाज आ रही है ना सैनी जी मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये विषय जैसे ही मेरे सामने आया तो मैं एकदम, जैसे होता है कि व्यक्ति उत्साहित हो जाता है कि यार ऐसी बातें तो मैं भी सोचा करता था, सोचा करता हूं कि व्यंग की लोकप्रियता के खतरे। एक तरफ लोकप्रियता है और साथ खतरे भी है। बड़ा विचित्र सा लगता है सुनने में, लेकिन मैं तिवारी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा विषय चुना कि जिसके बड़े कोण हैं, बड़े इसमें बड़ी परतें हैं। अगर इसे हम गहराई से सोचें, इस पर चिंतन मनन करें, तो उसमें ऐसी कई चीजें खुलती हैं जो हम आमतौर पर सही सोच वाले, सही सोच रखने के नाते नजरअंदाज करते हैं। वो इसलिए कि हालांकि देख सुनने में यह आता है कि लोकप्रिय तो कोई, हालांकि उसकी कोई श्रेष्ठता का, गुणवत्ता का पैमाना नहीं, लेकिन जो हमारी कहना चाहिए लोकप्रियता है वो ऐसी अछूत भी नहीं कि हम इससे बच बच के रहें।
लेकिन होता क्या है कि लोकप्रियता और स्तरीयता को एक साथ साधना इतना दुष्कर है कि व्यक्ति को नाक और चने चबाने पड़ते हैं। अब परसाई और जोशी जैसे लेखकों को छोड़ दें, जो दोनों स्थितियों को एक साथ साध गए और अपना व्यंग को भी दे गए और बहुत बड़ा एक पाठक वर्ग भी तैयार कर गए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल थोड़ी विपरीत है। हम देखते हैं कि जैसे कविता में बेशुमार जो भी देखता है अपना कविता में हाथ आजमाना शुरू कर देता है, क्योंकि बड़ा आसान है, कुछ भी लिख दो। कविता छंदोबद्ध तो रही नहीं, क्या तुकांत कविता है, जो चाहे लिख दो, और उसकी कोई भी ऐसी फॉर्मेट भी नहीं कि उसी के अंदर बंधना है। तो वही चीज ठीक व्यंग में भी आ गई। व्यंग में आप देखें तो इतनी एक फौज, इतनी संख्या बेतहाशा, जिसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि इसका भी कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा व्यंग लिखना चाहिए, व्यंग में ये होना चाहिए, ऐसा कोई शिल्प विधान ना होने के कारण व्यंग में भी बेशुमार लोगों की प्रविष्टि हो गई। और ऐसे लोगों की प्रविष्टि हो गई कि जो व्यंग की पृष्ठभूमि से दूर दूर तक भी वाकिफ नहीं रहे। और यही कारण रहा कि क्योंकि व्यंग में लोकप्रियता भी थोड़ी जल्दी मिल जाती है, पत्र पत्रिकाओं ने इतनी जगह दे दी है, इतना स्पेस दे दिया है कि कोई भी पत्र पत्रिका आप देखें वो आसानी से व्यंग को छाप देती है। और यही कारण है कि छपने का जो एक रोग है या छपने की एक जो भूख है, और उनको अपने पत्र पत्रिकाओं को उनका पेट भरने की जो लालसा है, जो उनकी कहना चाहिए जो जरूरत है, उसके हिसाब से लेखक वर्ग, खास तौर पर व्यंग्यकार, जिन्होंने उनकी भरपाई करने के लिए, उनकी खाना पूर्ति करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में अपने नाम की खातिर अपने आप को स्थापित करने के नाते व्यंग के मूल सरोकारों से दूर होते हुए भी लगातार व्यंग लेखन किया। और यही लोकप्रियता जो है व्यंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। आदमी को लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोकप्रियता से इतना खतरा कैसे हो गया, लोकप्रियता खतरनाक कैसे हो सकती है। अगर आप ध्यान से सोचे तो कैसे नहीं हो सकती। व्यंग के मूल सरोकार इतने बड़े, इतने व्यापक, इतने जन पक्षधरता से भरे हुए कि जिस पर हम मानवीय सरोकार से जुड़कर, अपनी व्यंग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़कर, अपने जो दिग्गज हमारे व्यंग्यकार हैं उनके व्यंगों का अवगाहन करने के बाद उनके जो व्यंगों की मूल चेतना है उसको हम कहीं ना कहीं संजोएं और अपने लेखन में उतारें। वो चीज नदारद हो गई और उसकी जगह तात्कालिक स्थितियों पर लगातार टिप्पणियां, उन पर अपने ढंग से कहने की एक लालसा, अपने मन की जो भी व्यक्तिगत जो हमारा जितनी भी सोच है या व्यक्तिगत जो भी हमारे विचार हैं व्यंग के नाम पर परोसे जाने लगे। और यहीं आकर देखें तो व्यंग की जो जन पक्षधरता है, जो उसकी लोकप्रियता है, यही वो खतरनाक स्थिति में आती चली। अब आप देखें कि हम इस उद्देश्य से कि व्यंग की लोकप्रियता खतरों के पीछे कौन से कारण है। अब हम देखते हैं कि व्यंग लोकप्रियता का कोई तयशुदा फार्मूला तो होता नहीं कि हमने ये चीजें व्यंग में डाली और व्यंग लोकप्रिय हो गया। अगर हम अपनी बात कहें, पाठक की चिंता ना करते हुए, जो हमारे आत्म अनुभव है, जो हमारी सोच है, जो हमारे सरोकार हैं, जो व्यंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, उसे ध्यान में रखते हुए अगर हम व्यंग का लेखन करें और वो पाठक वर्ग, विशाल पाठक वर्ग तैयार कर दे, उनकी अभिरुचियों को परिष्कार करे और व्यंग के मूल सरोकारों से जुड़े, तो ये
लोकप्रियता किसी भी तरह से इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, कोई भी इसके समर्थन से नहीं झुक सकता। लेकिन हो इसके ठीक उलट रहा है कि लगातार लिखना है, रोज लिखना है, और बिना चिंतन मनन के लिखना है, बिना विचार संपन्नता के लिखना है, कोई दृष्टि संपन्नता नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस लिखना लिखना और लिखना। ये जो स्थिति है, ये व्यंग के लिए बहुत स्वस्थ और बड़ी उम्दा स्थिति नहीं है, और कहीं ना कहीं व्यंग के जो बड़े व्यापक सरोकार हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। अब हम देखते हैं कि लोकप्रियता के साथ साथ अगर व्यक्ति स्तरीयता को साध ले तो ये तो बड़ी आदर्श स्थिति है, लेकिन हम देखें ऐसा वास्तव में होता नहीं। हम एक जगह पहुंचकर वहां अपने आप को बनाए रखें, ऐसा इतना आसान होता नहीं। हमें जैसे ही लोकप्रियता का थोड़ा सा भी स्वाद लगता है, हम फौरन उसे बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे समझौता प्रस्त, कुछ ऐसे ऊल जुलूल तौर तरीके, कुछ ऐसे विषयों का जबरदस्ती अपने यहाँ उसका प्रवेश करा लेते हैं, क्योंकि हमें लगातार लिखना है, बेतहाशा लिखना है, बहुत लिखना है, और अपने आप को किसी तरह से व्यंग्यकारों की श्रेणी में लाना है। तो ये स्थिति व्यंग्यकार के लिए किसी भी तरह से, और व्यंग के लिए किसी भी तरह से सराहनीय और बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। इसमें हमारा जो अंततोगत्वा, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो व्यंग के लक्ष्य के प्रति है। लोकप्रियता ना तो साधन है, ना ही साध्य है, ये लक्ष्य भी नहीं है। हमें अंततः बचाना किसे है? व्यंग की जो मूल वृत्ति है, जो उसकी मूल संवेदना है, उसे बचाए रखकर अगर हमें लोकप्रियता मिलती है तो ये जायज है, नैतिक है, व्यंग लेखन के लिए भी और हम सबके लिए भी। हमें ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि पत्र पत्रिकाओं में जो लगातार व्यंग लेखन हो रहा है, वो मतलब उसको छापने वाले भी व्यंग के बारे में कोई बेहतर जानकारी नहीं रखते, और छपने वाला क्योंकि आसानी से छप जाता है, उसके पास जगह है, स्पेस है, संपर्क है, और भी उसके पास ऐसे तौर तरीके हैं, साधन है, तो वो अपने आप को समझ लेता है कि वो व्यंग्यकार हो गया। और ये स्थिति व्यंग के लिए बड़ी घातक है, व्यंग्यकार को बहुत सीमित कर देती है। वो छप जाने मात्र से ही अपने आप को व्यंग्यकार मानने लगता है, और ये व्यंग्यकार के जो बड़े सामाजिक व्यापक सरोकार हैं उनसे उसको विलग कर देता है, और वो कुएं का मेंढक बन के ही रह जाता है। और ये स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़े लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, उसके बावजूद, वो दृष्टि संपन्न होने के बावजूद, दृष्टि संपन्न होते हुए उनके लेखन में तराश भी मिलती है, विषय की विविधता भी मिलती है, और वो हमें आश्वस्त भी करती है कि इतना लिखने के बावजूद उनमें दोहराव नहीं, उनमें पुनरावृत्ति दोष नहीं, उनके पास विषयों की विविधता है, उसको निर्वाह करने की ताकत है, समझ है। और उन्हीं कुछ लोगों के चलते, कुछ हमारे व्यंग्यकार मित्रों के चलते व्यंग्यकार समृद्ध भी हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ हमें यह तय करना होगा कि हमें किसी भी तरह से व्यंग के प्रति ही अपना समर्पण भाव दिखाना है, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति को बहुत महत्व ना देते हुए व्यंग पर ही अपने आप को केंद्रित करना है। ये कुछ विशेष बातें मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपसे शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सहगल जी। आपने व्यंग के जो आज का परिवेश है, आज परिदृश्य कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर बड़ी विस्तार से दृष्टि डाली और बहुत महत्वपूर्ण संकेत किए आपने।
कि व्यंग्य की पक्षधरता, जन पक्षधरता, लोकप्रियता है तो उसे खतरनाक स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि आज के जो व्यंग्य का है, जो कोई व्याकरण अलग से नहीं है व्यंग्य की, उसका कोई फॉर्मेट तय नहीं है, कोई चीज मतलब विषय भी कोई ऐसे तय नहीं है। जो हमें विसंगति दिखती है, वो जो विद्युक्ता दिखती है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक, कुछ भी हम लिख देते हैं, किंतु उसके साथ लेखन का कौशल भी आना चाहिए। और कई बार अनेक ये बात सामने आती है कि लोग विसंगतियां और विद्युक्ता को लिखते तो हैं, किंतु वो विवरणात्मक हो जाती हैं, सपाट बयानी हो जाती हैं, और हम उसको व्यंग्य कहकर परोस देते हैं। जबकि व्यंग्य की भाषा, व्यंग्य का कौशल और शिल्प अलग होता है, व्यंग्य के तेवर अलग होते हैं। उस तेवर से जो बहुत से युवा पीढ़ी वाले लेखक हैं या बहुत से लोग हैं, वो अनजान है, और अनजान के पीछे बहुत सी बातचीत हो सकती है। आज हमारे बीच में बीकानेर से मधु आचार्य जी हैं, वो उनके व्यंग्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी उनके बहुत से हैं, राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं, और साथ साथ उन नाटक भी करते हैं, निर्देशन भी है, अभिनय भी करते हैं, बहुमुखी है। और इस बीच में उन्होंने इन सब बीचों से बहुत सी चीजों देखी हैं, जिसको पहचाना है, जिसको हम लोग आपस की आम बातचीत तो कर लेते हैं कि, किंतु जब व्यंग्य को लेकर बातचीत होती है, उसकी लोकप्रियता की बात खतरे होते हैं, वो उसको अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। और इस पर मैं बहुत सम्मान के साथ मधु आचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। आचार्य जी आए और अपनी बात रखें। जी, आदरणीय सैनी जी, नमस्कार। नमस्कार। कुंदन सिंह जी और सहगल साहब के बाद ये विषय थोड़ा खुलकर और आसान हो गया। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। एक राजा था जो शिकार करने गया। जाहिर है, राजा जाएगा तो साथ में दरबारी भी जाएंगे, प्रशंसक भी जाएंगे। राजा ने गोली चलाई, शेर को नहीं, वो पेड़ को लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पेड़ को लगी, लेकिन हर बार दरबारी तालियां बजाकर बस ये कहते रहे, वाह क्या शेर को बचाकर गोली मारी है। तो उस दौर में जो व्यंग आज पहुंचा है कि हम जो चिंता कुंदन सिंह जी ने कही ना, मेरी कहानी उससे रिलेटेड है कि दरबारियों के बीच में व्यंग लोकप्रिय होना उतना मायने नहीं रखता जितना मायने विश्वसनीय होना रखता है। विश्वसनीयता व्यंग की ज्यादा जरूरी है। हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि हम घूम फिरकर बहुत मोड़ों से अलग अलग घूम के आते हैं और केवल मात्र परसाई, शरद जोशी या 2-4 नाम और लेके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इस तरह की विश्वसनीयता पैदा करने वाले व्यंग्यकार थोड़े कम हुए हैं। एक बात और बताता हूं, जैसा सैनी जी ने कहा कि मेरा 2 तरह का अनुभव है कि मैं 2 साहित्य लिखता हूं। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन 2 साहित्य लिखता हूं मैं। एक साहित्य तो मैं रोज वो लिखता हूं जो छपकर आने के 2 घंटे बाद मर जाता है। वो है मेरा अखबार। एक दैनिक अखबार में, चूंकि मैं नौकरी करता हूं, सुबह 2 घंटे के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और दूसरा, मैं एक ठोस चिंतन, एक धारणा, एक विचार और एक सरोकार के साथ लिखता हूं। वो मुझे संतोष देता है। वो मेरी नौकरी है। जो रोज मरता है वो साहित्य। आज अखबारों में जो व्यंग लगातार छपते हैं, मैं नाम लूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस तरह से वर्तमान केंद्रीय सरकार के नेताओं ने चुनाव जीतने से पहले जिस तरह की बातें कही और बाद में बड़ी आसानी से कह दिया कि ये तो जुमले थे, तो आजकल हमारे भी कई व्यंग्यकार जुमलों की तरह व्यंग लिखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तात्कालिक विषय पर व्यंग नहीं लिखे जाने चाहिए, जरूर लिखे जाने चाहिए,
जैसे आज अगर पेट्रोलियम पदार्थ इस देश में सरकार के सबसे बड़े कमाऊ पूत बन जाए और गरीब उससे बुरी तरह से मारा जाए, तो हमें कम से कम उस पर कलम उठानी चाहिए। मैं आज सुबह ही मेरे अखबार में हेडलाइन खबर थी कि ये आजादी के बाद पहला अवसर है जब एक महीने में 23 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ये तात्कालिक विषय है, इसे जरूर उठाना चाहिए, लेकिन जुमले की तरह नहीं उठाना चाहिए। ये जुमला नहीं बनना चाहिए। जैसा सहगल साहब ने कहा, पहले सैनी जी ने भी कहा कि विषय की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तब जाकर हमारा लिखा व्यंग विश्वसनीय बनेगा। नहीं तो वो एक अखबार में जुमले की तरह छप के रह जाएगा। मेरा भी अखबार था जिसमें व्यंग लगातार छपता है, आज भी छपता है, पहले भी छपता था। मैं जानता हूं कि हमारा दबाव उस समय यह होता है संपादक के तौर पर कि समसामयिक विषयों पे लिखा जाए, लेकिन लिख कौन रहा है, लिखने के पीछे नजरिया क्या है, लिखने का सरोकार क्या है, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो धन्य तो ऐसे लिखने वाले हैं और धन्य ऐसे संपादक हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते। कुंदन सिंह जी ने जो बात कही ना, मैं बहुत आराम से कहता हूं, बड़े सीधे शब्दों में उन्हीं की बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशंसा मेरे कानों को बुरी लगती है, मैं उसे दूसरे तरीके से कह रहा हूं। अगर कोई व्यंग की तारीफ करता है जिस पर व्यंग लिखा गया है, तो मानिए वो व्यंग सार्थक नहीं है। व्यंग तो वो होना चाहिए कि अगर हरिशंकर परसाई बिस्तर पर बैठे बैठे संघ की सत्तियां लिखे तो उनके टांगे तोड़ दी जाए। व्यंगकार तो आलोचना का शिकार होना चाहिए। व्यंगकार अपनी विश्वसनीयता के कारण पहचाना जाना चाहिए। लोकप्रियता नहीं होती, वो विश्वसनीयता होती है। मैं एक और दूसरी बात कहना चाहूंगा इसमें। दरअसल हुआ क्या कि मीडिया भी अपने सारे रूप बदल गया पिछले 7 साल में। आप सब लोग जानते हैं, लेखक हैं इसलिए। तो अब मीडिया को भी वही चाहिए जो वो चाहता है, जिस तरह का एक परसेप्शन पब्लिक में क्रिएट करना चाहता है। मैं पिछले कई व्यंग संग्रहों के नाम देख रहा था भी, नए नए, कोई मित्र बुरा न माने, किसी का नाम उल्लू है, किसी गधों का राजा है। ये व्यंग के विषय नहीं रहे। जब जीवन इतना जटिल हो जाए, जब जीने के साधन इतने कठिन हो जाएं, और जब व्यक्ति की संवेदना पे इस तरह से करारे प्रहार हों, तो मेरे ख्याल से उसके जीवन के सरोकार से जुड़े विषय ही व्यंग की लोकप्रियता को स्थापित करेंगे। रोज छपना, अलग अलग अखबार में छपना, लगातार छपना, ये लोकप्रियता का पैमाना नहीं है। लोकप्रियता का पैमाना है कि जो लिखा गया है और जिसके लिए लिखा गया है, अगर गरीब के लिए लिखा गया है, अगर किसान के लिए लिखा गया है, तो उस तक पहुंचे। और अगर किसी अंधसत्ता के लिए लिखा गया है, किसी भ्रष्ट अफसर के लिए लिखा गया है, तो वो रिएक्ट करना चाहिए। लोकप्रियता तो वो होती है। लोकप्रियता ये नहीं होती कि रोज छप जाए, कुछ और हो जाए। जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, फिर कुंदन सिंह जी का ही जिक्र करूंगा, कह रहे थे कि अखबार किताब का नाम छपते ही बधाई वो दे देते हैं। पिछले दिनों मैंने भी देखा, शशि जी की एक किताब आ रही है, शशिकांत सिंह शशि की, तो मैंने उसके नीचे केवल यही कमेंट लिखा था कि उम्मीद करता हूं कि इस व्यंग संग्रह में बिना हेलमेट पहनकर लिखे हुए व्यंग होंगे। वो देखने पर मुझे पता चलेगा। व्यंग को हम इतने हल्के में न लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं मेरे शहर के एक अखबार का उदाहरण देता हूं, जो बहुत पुराना अखबार है। मैंने जर्नलिज्म शुरू किया उससे पहले का अखबार है। पहले उसमें एक व्यंगकार छपता था, लेकिन आज उसमें 7-7 व्यंगकार छपते हैं। और सातों के विषय क्या होते हैं? जो पहले दिन की अलग अलग खबरें, जो घटनाएं राजनीति की हो, अर्थ की हो या किसी और चीज की हो, उन पे व्यंग लिखे हुए हैं। वो व्यंग आपको कहां लेकर जाएंगे? वो व्यंग आपको कैसे याद रहेंगे? रह नहीं सकते। मुझे संगी सतियां आज भी याद है। मुझे गधे के राजा के रूप में प्रतिस्थापित करने के शरद जोशी के व्यंग आज भी याद है, लेकिन ये व्यंग मुझे याद नहीं रहेंगे। मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि व्यंग समाज से सरोकारी तो व्यंग
एक विचार दृष्टि को ले, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है कि मैं जिस विचार को मानता हूं उस विचार का हो, विचार दृष्टि लिए हुए व्यंग होना नितांत जरूरी है। बिना विचार लिखे गए शब्द पत्थर होते हैं, पत्थर से केवल दीवारें बनाई जाती है, उनमें दिल और संवेदना को नहीं भरा जा सकता। आज व्यंग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी विश्वसनीयता की है। लोकप्रियता उतना बड़ा विषय नहीं है। इस विषय को चुनकर रमेश सैनी जी और रमेश तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे, मैं कहने में आप बुरा मत मानिएगा, आपने देखा होगा 200, जैसे भी कह रहे थे सहगल साहब भी कह रहे थे, 251 व्यंगकार पैदा हो गए, 121 व्यंगकार हो गए। इस तरह से व्यंग को इतना हल्का नहीं किया जाना चाहिए। मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं कि इस तरह से व्यंग को इतने इतने रचनाकार व्यंग के हैं, तो फिर मैं शायद साहित्य का पहली कक्षा का विद्यार्थी हूं, क्योंकि मुझे तो कभी ये उनके व्यंग पढ़ने को ही नहीं मिले, कभी मैं पढ़ ही नहीं पाया। और माफ करना, फिर मैंने उन किताबों को देखा तो शायद मेरी राय वही थी जो मैं भी बोल रहा हूं। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा लग सकता है। एक बात और जो आरंभ में कही थी सैनी जी ने और फिर कुंदन सिंह जी ने, साहित्य पे इन दिनों व्यंग लिखने की बड़ी फैशन है। साहित्यकारों पे लिखते हैं अक्सर लोग, पुरस्कार पे लिखते हैं। मैंने भी साहित्य की CRPC नाम से 3 व्यंग संकलन लिखे हैं, लेकिन वो सारे के सारे व्यंग संकलन साहित्य में दूसरे लोगों की घुसपैठ की वृत्ति पर लिखे हैं, साहित्य और साहित्यकार पर नहीं लिखे हैं। साहित्य भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे सत्ताओं का चरित्र बदलता है, उसका सर्वाधिक असर संवेदना पर होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो लोग साहित्य या साहित्यकार पर लिखकर बचने की कोशिश करते हैं, वो अपरोक्ष रूप से सत्ता का समर्थन करते हैं, क्योंकि व्यंग हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, सत्ता को उससे झुंझलाहट होनी चाहिए। मेरे ये कुछ साधारण से विषय थे। मैं बहुत 600 किलोमीटर की यात्रा करके बीकानेर से अमृतसर पहुंचा हूं, फिर भी चूंकि मैं आग्रह टाल नहीं सकता था रमेश सैनी जी और तिवारी जी का, ये मेरे मामूली छोटे से विचार हैं। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मधु जी, आपने इतनी थकान और के बावजूद भी जो व्यंग पे विचार रखे, बड़े उत्तेजक विचार और बड़े साफ साफ रखे। मतलब आपने जो बात रखी कि आज जो लिखा जा रहा है, आज जो लिखने के लोग जबरन कोशिश कर रहे हैं और वो व्यंग को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात सही है कि व्यंग सत्ता के पक्ष में तो हो ही नहीं सकता। सत्ता कुछ भी हो सकती है। सत्ता राजनीतिक सत्ता हो सकती है, पिता की सत्ता हो सकती है, समाज की सत्ता हो सकती है, घर में किसी की भी सत्ता, स्कूल में मास्टर की सत्ता हो सकती है। किंतु सत्ता जब गलत काम करेगी, उसमें कहीं ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी, तो उस पर तो लिखना ही पड़ेगा। और जब अच्छा काम है तो उस पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लोग उसको अपने आप रेखांकित कर लेते हैं। तो व्यंग का काम ही शोषक और वंचित के पक्ष में खड़े होना है। तो क्या हम सही में शोषक और वंचित के पक्ष में लिखा जा रहा है, या हम उस पीड़ित के पक्ष में बात कर रहे हैं, कि हम जो पीड़ा पहुंचाने वाला उसके पक्ष में बात करें। एक बहुत अच्छी बात उठाई आपने पेट्रोल की। अद्भुत समय है, इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है, इतनी सब बातचीत हो रही है, और सोशल मीडिया उनको ऐसा कह रहा है कि नहीं वो उन्होंने कर्जा लिया था इसलिए पेट्रोल महंगा है। क्या बात है, कौन सच्चाई को छुपाने की कोशिश होती है। आपके वो कर्जा होगा, किंतु आप दूसरे माध्यम से कर्जा पेट्रोल को सीमित करिए, जन तक पहुंचाइए, जिससे लोग रहे, क्योंकि पेट्रोल से बहुत सी चीजें प्रभावित होती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर लिखा जाना चाहिए, किंतु नहीं लिखा जा रहा है। इसी के साथ हमारे युवा व्यंगकार शशांक भारती जी पुणे से आते हैं और
बहुत महत्वपूर्ण व्यंगकार है। उनकी एक रचना अनेक नामों से वायरल हुई थी और हाँ, और वायरल होते हुए मतलब उनको कहना पड़ा था कि मतलब ये रचना की लोकप्रियता है कि लोग उसको अपना नाम देना चाह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तत्व है कि वो रचना इतनी लोकप्रिय हो गई थी और निश्चित ही बहुत तीखी रचना थी, बड़ी चिंता वाली रचना थी। उस पर लोगों ने काफी कनेक्ट हुए और उसके देखे से की और भी रचना आई। मैं ऐसे युवा व्यंगकार चिंतक शशांक भारती जी से आग्रह करता हूं बहुत सम्मान के साथ कि वो अपनी बात रखें। शशांक भारती जी। इस ऑनलाइन गोष्ठी में उपस्थित मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही। तो इस ऑनलाइन गोष्ठी में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शशांक भारतीय है और ये मेरे लिए बहुत सम्मान का अवसर है कि आप गुरुजनों ने मुझे इस डिजिटल सभा में बोलने का अवसर दिया। मैं आयकर विभाग में नौकरी करता हूँ और पुणे में कार्यरत हूँ। अभी तक मैंने कुछ एक लेख ही लिखे हैं जिन्हें व्यंग विधा में रखा जा सके, और एक उपन्यास लिखा था लेकिन वो भी उसमें हास्य का पुट ज्यादा था, व्यंग का कम था। इसके तरह और तो कोई मुझमें योग्यता नहीं है जिससे मैं इस विषय पर बोलने के लिए स्वयं को समर्थ पाऊं, पर आप सबका बड़प्पन ही है कि मुझे इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं इस विधा के लिए भी नया हूं और इस समूह के लिए भी, इसलिए मेरे विचारों और मान्यताओं को अब एक नवोदित का अति उत्साह मानकर ही बरता जाएगा। तो आदरणीय रमेश सर ने जब मुझे ये विषय भेजा तो सबसे पहले मैं बहुत पशुपेश में पड़ गया, व्यंग्य की लोकप्रियता के खतरे। तो मैं सोचने लगा कि व्यंग्य पहले लोकप्रिय तो हो, उससे खतरों से हम बाद में निपट लेंगे। पहले लोगों में इसके लिए सरगर्मी तो हो कि सुबह उठते ही अखबार वाले की बाट और फेसबुक की वॉल तक की जा रही है कि व्यंग्य आया, या चौराहों पर या चाय की दुकानों पर व्यंग्य पढ़े जा रहे हों। सर ने जैसे कहा कि आज सभी अखबार व्यंग्य को स्पेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से व्यंग्य ये उपलब्धि हमारी पिछली पीढ़ी की के खाते में जाएगी। शरद जोशी सर हुए या हरिशंकर परसाई सर हुए कि उन्होंने व्यंग्य की स्वीकार्यता को इतना बढ़ा दिया कि वह जरूरत बन गए। और अब जो मैं देख पा रहा हूं हमारे अखबारों में जो छप के आ रहा है, हर अखबार की एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और हर अखबार के पास अपना एक लेखकों का ग्रुप है जो उस वैचारिक प्रतिबद्धता के हिसाब से हर मुद्दे पर एक उन्हें व्यंग्य लिखकर दे रहा है। तो ये लेखकों की भी जरूरत बन गए हैं और अखबारों की जरूरत बन गए हैं व्यंग्य, परंतु पाठक तक तो बात जा रही है या नहीं जा रही है, ये एक अलग विषय है। व्यंग्य एक विधा के रूप में लेखकों में बहुत लोकप्रिय है, परंतु अगर पाठकों में उतना लोकप्रिय है, इस पर डिबेट है। व्यंग्य लिखने की कोशिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, पर उसमें आपकी आवाज कम हो गई। आपकी आवाज अभी आ रही है? जी अभी आया सर? हाँ जी। तो व्यंग्य लिखने की कोशिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, परंतु उस संख्या में उतना पढ़ा जा रहा है, इस पर डिबेट है। व्यंग्य मुझे लगता है एक ये गंभीर विधा है, ये दूसरी विधाओं से अधिक कठिन है। कविता लिखना आसान है, कविता भावोच्छ्वास में भी लिखी जा सकती है, ललित या विचार प्रधान गद्य भी अपेक्षाकृत आसान है, पर व्यंग्य गहन दृष्टि की मांग करता है। एक ऐसी दृष्टि जो संपूर्ण छल प्रपंच के आर पार देख सके, क्योंकि व्यंग्य की मुख्य चोट पाखंड पर होती है। हमारे आसपास जो पूरा कार्य व्यापार चल रहा है, समाज है या सत्ता का चरित्र है या बाजार है, वो होता कुछ है और वो दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहा होता है। झूठ और जो अन्याय है हमारे आसपास, वो तमाम तरह के वादों, सिद्धांतों, स्थापनाओं या धार्मिक मान्यताओं की खोल में लिपटा होता है। और हम सब जनता के रूप में एक बड़े स्वांग को एक चमत्कारी रूप से देख रहे होते हैं, उसके दर्शक बने होते हैं। कई बार उसमें जनता उसकी भागीदार भी होती है, और व्यंग्य का काम उस पूरे पाखंड की पोल खोलना है,
उसको वैचारिक रूप से झकझोर देना है कि ये पूरा प्रपंच तुम्हारे, और ये पूरा प्रपंच, इस पूरे प्रपंच का सत्य ये है, इसका नग्न सत्य ये है, और तुम्हारे सामने ये जो प्रपंच पेश किया जा रहा है, तुम्हारा सारा कार्य व्यवहार इसी प्रपंच से तय हो रहा है, इसी पावखंड से तुम्हें भावित किया गया और तुम्हारा फायदा उठाया गया और हमेशा फायदा उठाया जा रहा है। तो ये काम साहित्य की अन्य विधाओं का भी है, पर व्यंग्य का अधिक गुरु इसलिए है क्योंकि इसकी चोट सीधी पड़ती है। मतलब इसमें हम हास्य के माध्यम से पाठक को अपने तरफ खींचते हैं और फिर उसे अंत तक आते आते सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और इसीलिए व्यंग्य सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए व्यंग्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय है एक विधा के रूप में। मौजूदा समय में नहीं है, वो अलग डिबेट का विषय है। अब व्यंग्य की स्वीकार्यता, इस लोकप्रियता के चलते सबसे बड़ा खतरा ये उठता है कि व्यंग्य लिखना आसान समझ लिया जाता है। व्यंग्य दिखता भले सरल है, और सरल व्यंग्य सबसे अधिक चोट भी करता है, परंतु व्यंग्य लिखना सरल है ये भूल कई लोग कर बैठते हैं। सरल लिखना सबसे कठिन कार्य है। तो व्यंग्य और व्यंग्यकार की जो लोकप्रियता है भारी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है, मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्यंग्य मस्खरी नहीं है, व्यंग्य मजाक उड़ाना नहीं है, या किसी दूसरे लेखक का मजाक उड़ाना नहीं है। एक उत्कृष्ट व्यंग्य लिखने के पीछे लोक कल्याण की भावना और विषय की गहन वैचारिक समझ एक पूर्व शर्त है। इसके बिना व्यंग्य नहीं रहेगा, कोई स्वांतः सुखाय की चीज हो जाएगी। मैंने पढ़ा था कि परसाई जी के बारे में लिखते हुए भीम शानी जी ने एक जगह कहा था कि कुछ व्यंग्यकार मात्र मनुष्य स्वभाव की सनकों, अटपटे व्यवहार और रहन सहन के तौर तरीके पे मजाक उड़ाते हैं, पर ऐसे व्यंग्य सतही से बने रहते हैं। जबकि परसाई जी के व्यंग्य समाज के मर्म को छूते हैं, सामाजिक जीवन की मूल विसंगतियों को सामने लाते हैं। तो व्यंग्य जो है वो एक गहरे मानवीय सरोकार की चीज है। हम कुछ भी अलग टप्पू ढंग से हमने कोई बात कह दी, या शब्दों को तोड़ मरोड़ के नए अर्थ निकाल दिए, किसी लेखक की आलोचना कर दी, या लेखक पर कोई कीचड़ उछाल दिया, ये व्यंग्य नहीं है। या फिर हम सामाजिक विसंगतियों की सिर्फ आलोचना करने लगे कि कुछ नहीं हो सकता, हम गर्त में जा रहे हैं, ये भी व्यंग्य नहीं है। कई बार ये धोखा होता है कि व्यंग्यकार सिनिक है और उसे वो समाज की बुराइयां ही दिखती हैं, उसे कुछ अच्छा नहीं दिखता, वह समाज से हमेशा क्रुद्ध रहता है। पर समाज से क्रुद्ध रहकर व्यंग्य नहीं लिखा जा सकता, वह सिर्फ एक पागलपन है या कोरा प्रलाप होगा। समाज और मानव की क्षमताओं पे अखंड अगर आस्था है आपकी, तभी व्यंग्य उत्पन्न होगा। मतलब जो व्यक्ति बेहतर कल देख सकता है, उसी को खराब आज के प्रति चिंता होगी, क्योंकि अगर आपका मनुष्यता पे विश्वास है कि ये बेहतर हो सकती है, तो ही हमें एक मन में एक तीस होगी कि ये जो छल प्रपंच और पाखंड चल रहा है हमारे आसपास, इसके जाले छुड़ाए जाएं। वरना ये सब तो चलता रहता है। अगर ये भाव हमारे अंदर है तो इस भाव से कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया सकता। और हमारी मौजूदा सूरत हाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि व्यंग्य के प्रति बिना ऐसी प्रतिबद्धता के जिसकी ये विधा मांग करती है, धड़ाधड़ व्यंग्य लिखे जा रहे हैं। ऐसा सर ने अभी पॉइंट आउट किया था। हमने छोटे छोटे समूह बना लिए हैं जिसमें हम एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। ये हम एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी की तरह काम करता है ये। बिना किसी जन सरोकार के सिर्फ अपने पीयर ग्रुप से हम होड़ करते हैं और उसके अप्रूवल के लिए कुछ लिखते हैं, और जिसे हम आपस में व्यंग्य कहते हैं कि हम व्यंग्य लिख रहे हैं। एक तरह से कहें तो व्यंग्य, अगर दिवाली आ रही है तो दिवाली का एक एग्जाम्पल है, तो व्यंग्य दीपावली की सोन पापड़ियां हो गई हैं कि जिनका उत्पादन खपत निरपेक्ष तरीके से हो रहा है। आप मित्र को भेजते हैं कि अमुक समस्या पर मेरा व्यंग्य पढ़िए, उधर से रिटर्न गिफ्ट आता है कि ये लीजिए अमुक समस्या पर मेरा व्यंग्य पढ़िए। फिर आपके पास हैं करते हुए रचना प्रकाशन की बधाई देने के अलावा कुछ चाह नहीं रहता। तो और एक और खतरा जो मैं सर सोच पा रहा हूँ, और जो सर ने अभी पॉइंट आउट भी किया कि एक और खतरा उसकी तात्कालिकता भी है। कोई भी घटना होते ही न्यूज चैनलों की तरह हम उस पर व्यंग्य रिपोर्टिंग करने की होड़ मच जाती है, और भले उसका अगले दिन कोई मूल्य रहे न रहे। और व्यंग्य रिपोर्टिंग भी क्या होती है, उसमें व्यंग्य तो क्या ही होता है, अपने पूर्वाग्रह और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की सूची से हम रंग देते हैं। हर व्यंग्यकार के पास अपने खांचे हैं, विषय में उसको हम किसी तरह से ठूस ठास के पेश कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये व्यंग्य है। या फिर किसी भी व्यंग्यकार का कोई एक फॉर्मेट व्यंग्य का
सुपर हिट हो गया तो वो अपने आप को रिपीट करने लगता है कि किसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ऐसी फैंटेसी में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हिट हो जाएगा। तो और बड़ा व्यंगकार भी लिखने के दबाव में अपने आप को रिपीट करता है। और एक ऐसे समय में जब हमारे आसपास का जो सत्य है वो और गुंफित हो गया है, पाखंड और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, तो उसकी चीरफाड़ के लिए, उसकी पोल खोलने के लिए इन पुराने हथियारों से काम नहीं चलेगा। इस समय हमारी विधा को सबसे ज्यादा प्रयोगों की जरूरत है, सबसे ज्यादा बिल्कुल नए फॉर्मेटों की जरूरत है। हमारा, जैसे सर ने कहा कि अभी सत्य इतना गुंफित हो गया है। मैंने एक पोलिश लेखक का कोट पढ़ा था कि वे जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं, वे ये भी जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, और हम भी ये जानते हैं कि वे जानते हैं कि हम जानते हैं झूठ बोल रहे हैं, पर वो झूठ बोले जा रहे हैं। और इस स्थिति में हम व्यंग को हम कैसे सशक्त करेंगे कि हम उस झूठ का पर्दाफाश करें जब जनता भी जान रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल की अभी सर ने एग्जांपल दिया, और जनता को भी पता है कि उसका तेल निकल रहा है, लेकिन और उन्हें भी पता है कि उनका नेता झूठ बोल रहा है। ऐसे में हम उससे कैसे कहें व्यंग के माध्यम से कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि झूठ बोल रहा है। इसके लिए हमें और गहन तरीकों की जरूरत होगी कि हम कैसे उस सच को और नग्न करें जो सच हम जान रहे हैं। जैसे ज्ञान चतुर्वेदी सर अक्सर कहते हैं कि एक ऐसा समय है जब हमें फैंटेसी लिखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब का सत्य इतना गुंफित हो गया है कि हमें फैंटेसी की जरूरत पड़ेगी। सीधे सीधे जैसे परसाई सर के या सरोज जोशी सर के समय आदर्श से और सिद्धांत से हम सीधा भ्रष्टाचार और उस पर आ गए थे आजादी के बाद, तो हम वहां सीधे सीधे चोट कर पा रहे थे। लेकिन एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां भ्रष्टाचार नॉर्म हो गया है। भ्रष्टाचार कोई खराब बात नहीं है, घूस लेना नॉर्म हो गया है। उसमें हम फिर कैसे सिद्ध करेंगे अपने व्यंग्य के माध्यम से कि हमें मतलब उस चीज समस्या पे हम कैसे चोट करेंगे। तो उसके लिए हमें और सोचने की जरूरत है, इस पर और काम करने की जरूरत है। और जो स्थापित व्यंगकार हैं और जो नए हैं उन्हें भी अपने औजारों को परखने की जरूरत है कि क्या हम अपने समय को ठीक से पकड़ पा रहे हैं, या फिर हम स्वयं प्रासंगिक बने रहने के लिए ही लिख रहे हैं। बहुत से लेखक सिर्फ प्रासंगिक बने रहने के लिए ही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि व्यंग सामाजिक प्रतिष्ठा से साहित्यिक प्रतिष्ठा पाने का कोई आसान माध्यम नहीं है। व्यंग एक गहरी चीज है, और सिर्फ बने रहने के लिए, सिर्फ अपने ग्रुप में बने रहने के लिए अगर हम लिखते रहेंगे तो एक तरह से जो हमारे साहित्यिक गुरुओं ने, चाहे वो परसाई जी हों या जो शरद जोशी जी हों, उन्होंने इस या शिलाल शुक्ल जी हों या ज्ञान चतुर्वेदी जी हों, उन्होंने इसकी जो स्वीकार्यता आम जन में स्थापित की है, हम उससे मोह भंग कर देंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग कहेंगे कि व्यंग हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से चिंता का दौर है, और इस पर हमें सोचना होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोची थी और नोट की थी, जल्दी जल्दी मैं बोल गया, तो धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। जी शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अपनी युवा दृष्टि से आज के परिदृश्य को देखा और युवा दृष्टि से उसको महसूस भी किया कि क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखना चाहिए, और क्या एक महत्वपूर्ण बात जो आज हम देखी जा रही है, जो कि जिसे आपने समापन किया कि व्यंग्य लेखन सामाजिक प्रतिष्ठा से साहित्यिक प्रतिष्ठा पाने का माध्यम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और सबका केंद्र यही है। सब लोगों का केंद्र यहाँ, आज के लेखक का केंद्र, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे युवा हो, सबका केंद्र। एक बात थी जो इस विषय को हम केंद्रित करके रख रहे थे। अगर आरंभ में मैं इस बात को बोलता तो साथ विमर्श कहीं और भी जा सकता था। परसाई जी की एक रचना थी, सबको नाम याद आ गया, आवारा भीड़ के खतरे। जी संकलन था जी। वो उस नाम से संकलन भी है, वो स्वतंत्र रचना भी है, अद्भुत रचना है। उन्होंने भीड़ के खतरे को बताया था कि युवा पीढ़ी कैसी भटक रही है, बेरोजगारी से भटक रही है, धर्म से भटक रही है। उसमें काफी चीजें बताई थी कि
अमेरिका का युवा भटक रहा है, वो शांति चाहता है, शांति के लिए वो हरे राम हरे कृष्णा में जाता है, किंतु वहां भी उसको शांति नहीं मिलती है। वो मतलब शांति के लिए इंडिया में आके और अपने वस्त्र उतारता है समुद्र के किनारे, शायद शांति मिल जाए, किंतु वहां भी नहीं मिलती। तो ये खतरे हैं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी उस रचना में कि एक युवा लड़का बेकार पड़ा। लक्ष्मीनारायण वर्मा से बातचीत होती हुई कही थी इलाहाबाद में कि एक लड़का बाजार से जाता है, गुजर रहा होता है, और एक कपड़े के शोरूम में एक लड़की, मतलब जो पुतला है लड़की का वो रहा था, हाँ मूर्ति पुतला है था, और वो लड़का मतलब एक फत्ता उठाता और एक शोके से मारता कि हरामजादी कितनी सुंदर दिख रही है। मतलब परसाई जी कहते हैं सुंदरता का इससे ज्यादा विवस्त वर्णन नहीं हो सकता कि वो हरामजादी कह रहा, सुंदर चीज को हराम, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुंठा है। वो कोई भी अच्छी चीज को अच्छा नहीं देख रहा है, वो बेरोजगार है, महंगाई है, पिता परेशान कर रहा है, पिता भी बीमार है। तो यही बात जो खतरा युवा पीढ़ी के परसाई जी ने आज से 40 और 45 साल पहले लिखा था, वही खतरा आज हमको दिख रहा है। व्यंग इतना लोकप्रिय हो गया है, व्यंग इतना अच्छा लिख रहा है कि मारो पत्थर व्यंग पर, और जहां हम एक कलम लिख देंगे उसी को व्यंग कहेंगे, और छापने वाले तो लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो यह खतरा जो है, इसी को ध्यान में रखकर हमने यह विषय चुना था कि आवारा भीड़ के खतरे तो हैं ही, किंतु आवारा व्यंग के भी खतरे हैं। अगर व्यंग में आवारगी आ गई तो समाज से सरोकार हट जाएंगे, प्रपंच बने रहेंगे, ठकुर स्वाति बनी रहेगी, पेट्रोल के दाम पर लोग बोलने से चुप हो जाएंगे, दाल अगर 200 रुपए किलो मिल जाएगी तो लोग चुप रहेंगे। ये अगर व्यंग में आवारगी आ गई तो हमारा जो दायित्व है उस आवारगी को बचाना। तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, एक मिनट। तो इस बात को चिंता लेके मैं आज कल हमारे व्यंगदार समूह में एक अच्छी टिप्पणी आई थी, बड़ी टिप्पणी थी शिवराम त्रिपाठी जी की, बैंक को चिंता के लेकर। मैं बहुत सम्मान के साथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात संक्षिप्त में 2-3 मिनट में रखें, जिससे कि दूसरे लोगों की भी सहभागिता बन सके। बहुत सम्मान के साथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। व्यंग धारा समूह के सभी आदरणीय मित्रों को और सुनने वाले सभी साथियों को, और जिन्होंने अभी वक्तव्य दिए हैं, मैं सबको स्मरण कर रहा हूं। ये विषय जितना सहज दिखता है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ। ये विषय जितना सहज दिख रहा है, मेरे ख्याल से उतना सहज है नहीं। लोकप्रियता अच्छी भी होती है और उसके खतरे भी होते हैं। अभी आवारा भीड़ के खतरे पर बात हो रही थी। मित्रों, क्या क्या कहेंगे आप? इतना कुछ कहने को है हमारे पास। सामाजिक जो स्थितियां हैं, राजनीतिक जो स्थितियां हैं, धार्मिक जो स्थितियां हैं, भूमंडलीकरण की जो स्थितियां हैं, और खासकर हमारे जीवन में जो विकृतियां आई हैं। व्यक्तिवाद बहुत तेज है इस दौर में। हर आदमी प्रशंसा के लिए, प्रशंसा काल है, नहीं आलोचना काल नहीं है। मैं देखता हूं, चाहे सोशल मीडिया हो, अखबार हो, या कोई भी माध्यम हो, इतनी लोकप्रिय बनने के इतने खतरे पैदा हो गए हैं। हर आदमी प्रशंसा चाह रहा है। कोई भी आदमी दो बात सुनने को किसी की तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खतरा है। जब सही बात न कहने की हम में हिम्मत पड़े
और न सही बात सुनने की, तब यही हो सकता है जो देश में हो रहा है। छोटे छोटे विषयों को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, की जानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं की जानी चाहिए। मुझे एक चीज और लग रही है कि हमारा कमिटमेंट बहुत टूटा है। हम कहां पर खड़े हैं और किसके लिए लिख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये तय करना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। वो इस सवाल को उठाया करते थे, तय करो किस ओर हो तुम। तो अभी तो बहुत सारे मित्रों का यही तय नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। ये मेरी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। ज्यादा लिखने से बहुत खूब लिखा जा रहा है, जैसा अभी सैनी जी कह रहे, सारे मित्र लोग कह, परिहार जी कह रहे थे, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत प्रशंसा की जा रही है। क्या करें उस प्रशंसा का? हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है, महंगाई का हाल, महंगाई भर का नहीं, किस स्थिति में हम अच्छे हैं, कहाँ खड़े हैं। शिक्षा देख लीजिए, शिक्षा जो समाज को बनाती है, राष्ट्र को बनाती है, उसकी क्या हालत है। वो खतरा नहीं है क्या? हम किस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं? मैं अध्यापक रहा हूं तो मुझे इस बात का पता है, और आपको भी पता है, पढ़ाई लिखाई एकदम खत्म, बहुत थोड़ी सी बची हुई है, संस्कार नहीं है, परिवार टूट गए हैं। तो इनका जो खतरा है, ये खतरा हमारे लेखन में भी है। जल्दी, कितनी जल्दी हम आगे पहुंच जाएं, कौन सा पुरस्कार पीट लें, कितने लोग हमारी प्रशंसा करें। खराब को खराब कहने वाला कोई आज का बहुत कम बचे। हम गंदे से गंदे आदमी की भी प्रशंसा कर रहे हैं, खराब से खराब चीज लिखने वालों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसी तरह से खराब सत्ता की भी हम प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र। और ये जो व्यक्तिवाद, हमने अपने व्यक्तिवाद का, अपने व्यक्तित्व का विघटन नहीं किया है। हम केवल अपने आप में खोए हुए हैं। सामाजिक सरोकार खत्म है मित्रों, और मैं तो ये मान रहा हूं, हो सकता है मेरी बात मित्रों को बुरा न लगे, ये एक तरह से जुगाड़मेंट का युग है और तारीफ का युग है। सब तारीफ कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है या चलने नहीं दिया जाता है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें खराब क्या है। और उस प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, तरह तरह की चीजें की जा रही हैं। तो व्यंग की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन लोकप्रियता बहुत घातक भी होती है। वो घातक इस संदर्भ में होती है, अभी जैसे सैनी जी कह रहे थे ना, आवारा भीड़ के खतरे। परसाई जी ने कभी विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा था, आज तो विकलांग भक्ति का दौर है। तो भक्ति का एक हरहराता हुआ समुद्र है, और हम नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मकता में ढाल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सारे मित्रों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं इस दौर में, और कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। तो इस लोकप्रियता से कैसे बचें, परसाई जी स्वयं कहा करते, परसाई जी को पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोग उस तरह की चीजें कहा करते थे, उस तरह के मनोविज्ञान को जीते भी थे और कहते भी थे। आज हो गया है कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, ये द्वैत आ गया है। तो ये द्वैत आ गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्यक्तित्व का विघटन हम नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्तिवाद की आंधियों में है, तूफानों में है। इसलिए हमें वैसे व्यंग के बारे में कहा जाता है, व्यंग में हास्य कितना हो, ये कोई पैमाना किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि इसमें हास्य और व्यंग कितना हो। खराब और अच्छा हम जानते हैं कि ये खराब है, और हमारे कहने का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो भी हमको कहना है,
और जो प्रतिबद्ध लेखक है, जो जन जीवन से जुड़ा हुआ लेखक है, जो जनता को शिक्षित करता है, वह लिखे बगैर नहीं रह सकता। ये जो बेचैनी हमारे लेखकों में हुआ करती थी पहले के समय में, वो बेचैनी धीरे धीरे छीज रही है। इसे फिर से प्राप्त करना है, लेकिन बिना प्रतिबद्धता के, बिना जनजीवन से जुड़े मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। मैं निराश नहीं हूं, मैं निषेधवादी नहीं हूं, मैं आशावादी हूं और विधेयवादी हूं। लेकिन मेरे पास भी या हमारे मित्रों के पास भी कौन से ऐसे सुझाव हैं कि वो बताएं कि इस दौर में हमारे लेखक, क्योंकि हम लेखक के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम आलोचना के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम जनजीवन के लिए लिख रहे हैं, जनजीवन को शिक्षित करने के लिए, जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए, और जो कुछ हो रहा है देश में, नकारात्मक चीजें हो रही हैं, उससे संघर्ष करने के लिए लिख रहे हैं। तो थोड़ी सी मेरी बातें आपने सुनी। मैं व्यंग्यधारा परिवार का और जिन साथियों की मैंने बातें, बहुत अच्छी बातें मैंने सुनी है, मैं सबको बधाई देता हूं, और खासकर सैनी जी का, जो इन्होंने मुझे इस माहौल में भी बुलाया, मैं आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्रिपाठी जी। एक महत्वपूर्ण चिंता है कि आज लेखकों से बेचैनी गायब होती जा रही है, एक अलग प्रकार की चिंता है। और मैं बहुत सम्मान के साथ राजेंद्र वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि अपनी बात को 2-3 मिनट में रखें। जी, सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है, इतनी समृद्ध गोष्ठी मैं समझता हूँ कि बहुत ही कमी हुई होगी, जिसमें सारे विचार और सारे पहलू खुलकर आ रहे हैं कि लोकप्रियता के खतरे के बहाने वास्तव में व्यंग्य क्या है और क्या होना चाहिए और क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा जा रहा है। इन सारे बातों पर कहीं न कहीं एक चर्चा, बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। मैं बहुत ही इससे आह्लादित हूँ। प्रतिबद्धता क्या है और सरोकार क्या है, ये 2 बातें हमारे आज के लेखकों के सामने सवाल वो बनकर खड़ी है। लिखा क्या जा रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि लिखा वो जा रहा है जो छप सकता है, और छप क्या सकता है वो लिखने वाले जानते हैं। तो इसलिए जो व्यंग्य में खतरे की बात आ रही लोकप्रियता की, तो लोकप्रिय लोग होना चाह रहे व्यंग्य के माध्यम से, ये व्यंग्य विधा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा खतरा है। तो अब कुल मिला के एक ही रिपीटिशन होगा, जितनी बातें कही गई हैं, लेकिन यह है कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र इसमें शामिल हैं वो कम से कम इस बात को देखें कि वो जो है लिखते जो हैं, लिख डालते हैं, उसके बाद जो दूसरे मित्रों की प्रतिक्रियाएं आती हैं वो कैसे आगे लेखन में उतारते हैं। तो इससे काफी दृष्टि मिलेगी। और आज का जो सत्र है जिसमें बातें हो रही हैं, काफी चीजें आ गई हैं, काफी खुल के चीजें आई हैं। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और हमारे जो कॉलम राइटर्स हैं उनको थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या लिखा जाना चाहिए, और जिस विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं, अगर पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोल कैसे जो है उसकी कीमतें कैसे तय होती हैं, इसका क्या एक अर्थशास्त्रीय चिंतन क्या है, हम इसको जानेंगे तभी लिख पाएंगे। और ये भी एक विषय में जो लेखन व्यंग्य में विषय की जो गहनता है, उसकी जानकारी की जरूरत है, उससे भी आजकल का लेखक कटा हुआ है। और अधिकांश लेखक मैं समझता हूँ विषय की गहराई में जो नहीं जा करके सतही तौर पर जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, गूगल से सर्च कर लिया, दोस्तों से बातचीत में, उसको ही आधार बनाकर व्यंग्य लिख दिया जा रहा है। छपने में तो कोई दिक्कत नहीं, छप ही जाएगा। तो कुल मिला के मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि हम व्यंग्य के सरोकारों को समझें, अपनी प्रतिबद्धता को समझें, जन प्रतिबद्धता को समझें। खेमे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि वामपंथी या दक्षिणपंथी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी के साथ प्रतिबद्ध होने की बात, उसके जो सरोकार हैं, जो लेखन के जो होने चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से थोड़ा इस सत्र से जो चीजें निकल के आ रही हैं उसका सब लोग लाभ उठाएं, और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
मैं अपनी वीडियो को बंद कर रहा हूँ कि डाटा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं बहुत सम्मान के साथ अभिजीत कुमार दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो संक्षिप्त में 2 या 3 मिनट में अपनी बात रखें। अभिजीत कुमार दुबे। व्यंग्यधारा की 77वीं गोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए रमेश तिवारी सर और रमेश सैनी सर का आभार। सर्वप्रथम तो जो आज का जो यह विषय चुना गया कि व्यंग्य की लोकप्रियता के खतरे, इस विषय को चुनना ही अपने आप में एक खतरनाक काम था, लेकिन हमारे रमेश तिवारी सर तो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो खतरा लेते रहते हैं। क्योंकि मैंने सुबह सुबह देखा फेसबुक पर एक सज्जन लिख रहे थे कि भाई विषय वक्ताओं को समझा दिया जाए। तो यह सही है कि पहली नजर में अगर कोई सिर्फ अखबारी समाचार के रूप में उसे पढ़ेगा तो विषय की गहराई में नहीं जा पाएगा। इसे और भी तरीके से इस विषय को लिखा जा सकता था कि व्यंग्य की लोकप्रियता या अत्यधिक व्यंग्य छपने के कारण लेखकीय खतरे या रचना की स्तरीयता, लेकिन तिवारी सर ने खतरा लेते हुए विषय ही बड़ा अनूठा चुना। और उसके बाद जो आज के सभी विशिष्ट वक्ताओं ने विभिन्न कोणों से इस विषय की व्याख्या की, वरिष्ठ लोगों से लेकर हमारे नवोदित शशांक भारतीय जी तक। हालांकि हमारी नजर में नवोदित है, हो सकता है वो बहुत पहले से लिख रहे हूं, मैं चूंकि इधर ही उन्हें जान पाया। तो जो कुल मिलाकर लिखने, जो समस्या यह है कि समस्या की जड़ में 2 बातें ही निकल के आ रही हैं कि ज्यादा लिखा जाना और छपास रोग से पीड़ित होना। और जैसा कि रमेश सैनी सर ने कहा कि छापने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आज लिखो और कल छप जाता है। मुझे लगता है कि आज की जो यह गोष्ठी हुई, इस व्यंग्य की लोकप्रियता के खतरे क्या है और उसका निदान क्या है, निदान भी वरिष्ठ वक्ताओं ने सुझाया कि लेखन कम किया जाए, स्तरीय लेखन किया जाए। लेकिन जैसा कि राजेंद्र सहगल सर ने कहा कि स्तरीयता और लोकप्रियता दोनों को एक साथ साधना बड़ा ही दुरूह कार्य है। तो कुल मिलाकर दायित्व तो फिर लेखक पर ही आ जाता है। संपादक को तो छापने के लिए चाहिए, हम नहीं देंगे, कोई और देगा, उसके पास एक बना बनाया फॉर्मेट है, 300 शब्दों के लिए जगह है, कुछ भी छापेगा। कई बार हमारे जो वरिष्ठ मित्र हैं, ग्रुप के सदस्य हैं, वो लोग फेसबुक पर यह लिखते हैं कि मैंने तो कहानी भेजी थी लेकिन संपादक ने उसे व्यंग्य शीर्षक से छाप दिया। कई मित्रों के साथ ऐसा हुआ है। अर्थात कि संपादकीय विभाग जो है, उन लोगों के पास रचना को पढ़ने तक का समय नहीं है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो स्थापित नाम को बार बार छापते हैं ताकि पढ़ने के संकट से बचा जा सके। स्थापित नाम है तो वो स्तरीय ही लिखेंगे, उसे सीधा सीधा व्यंग्य में भेज दो। भले ही वरिष्ठ व्यंग्यकार एक अगर कहानी भेज रहा है तो उसे व्यंग्य के कॉलम में छाप दिया जाए। तो जो आज की यह गोष्ठी थी वह काफी ज्ञानवर्धक रही। और जैसा कि राजेंद्र वर्मा सर ने कहा कि उन विषय को बोलने से विषय का सब दोहराव हो जाएगा, तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। काफी ज्ञानवर्धक गोष्ठी रही आज की। आप सबों का आभार मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। धन्यवाद दुबे जी। मैं बिना भूमिका के रामस्वरूप दीक्षित जी से आग्रह करता हूं कि अपनी बात 2-3 मिनट में रखें, जिससे कि अधिक लोग अपना शामिल हो सकें। 3-4 मिनट में दीक्षित जी। जी, सभी को बहुत नमस्कार और व्यंग्यधारा परिवार का आभार। ये जो आज का विषय है लोकप्रियता के खतरे, तो पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां हम लोकप्रियता की बात कर रहे हैं तो शायद हमारे दिमाग में ये बात है कि बहुत सारे अखबार प्रतिदिन व्यंग्य छाप रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद व्यंग्य लोकप्रिय हो रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि हमारी जो बड़ी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं और कुछ जो बड़े अखबार हैं, उन्होंने व्यंग्य छापना बंद कर दिया। ये चिंता की बात भी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब व्यंग्य में बहुतायत से व्यंग्य लिखा जा रहा है, बहुत सारे लोग व्यंग्य में आ गए हैं और बहुत सारे लोग छाप भी रहे हैं, बहुत सारे इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे समूह काम कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे व्यंग्यधारा परिवार है, तमाम जो समूह हैं,
तमाम आयोजनों में कितनी महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। और मैं समझता हूं कि अगर उन चर्चाओं का अगर हम लाभ उठाने की स्थिति में है या हम उठाना चाहते हैं चर्चाओं से, एक दूसरे से कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते, जैसे आज हम व्यंग्यधारा की एक गोष्ठी में सम्मिलित हैं, हमारे जो भी साथी है या जो इसकी रिकॉर्डिंग सुने, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारे लेखन में एक परिवर्तन स्वतः दिखना चाहिए। हमारी दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए लोगों की बातों से कि हमारा लेखन कहाँ कमजोर है। और जो लोकप्रियता के खतरे वाली बात कही कि लोकप्रियता के आखिर खतरे क्या है, इससे थोड़ा सा शायद बचने की कोशिश की गई है और व्यंग पर ही सारी चर्चा केंद्रित रही है। जबकि तिवारी जी का जो कहना था वो ये था कि अगर लोकप्रियता है तो लोकप्रियता के बहुत अपरोक्ष खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसमें हमारी जो व्यंग विधा की मूल जो शक्ति है, मूल जो उसका स्वरूप है, वो कहीं इस लोकप्रियता की आंधी में खो ना जाए। हालांकि इसका एक फायदा भी है कि जो आजकल लिखा जा रहा है और जिस तरह से लिखा जा रहा है उसमें अच्छे लेखन की कीमत और ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा लिखने वालों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ रही है, क्योंकि इस तमाम तरह के जो आज जो लेख छप रहे हैं उसमें जो अच्छे पाठक हैं वो उसमें से अच्छा व्यंग भी ढूंढ ही लेते हैं। तो लोकप्रियता का यही खतरा है कि हमारी जो विधा है, हमारे पास जो व्यंग के माध्यम से जो प्रहार करने का जो हमारे अधिकार है वो कहीं इसमें खो ना जाए। क्योंकि लोकप्रियता अपने साथ स्वाभाविक रूप से हर चीज जो लोकप्रिय होती है वो कहीं ना कहीं सस्ती भी हो जाती है। एक लेवल लोकप्रिय होता है। व्यंग का एक अपने एक कहना चाहिए प्रोडक्ट है व्यंग के नाम पर, वो बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, तो बस और व्यंग का जो है उस पर ठप्पा लगा करके आप कुछ भी परोस रहे हैं। तो इसमें खतरा सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे नए पाठक हैं, आगे वाली पीढ़ी मतलब जो पाठकों की पीढ़ी है, वो कहीं ऐसा ना हो कि आज जो बहुतायत में लिखा जा रहा है उसी को व्यंग्य समझ ले। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे से सावधान होने के लिए जो जेन्युइन व्यंगकार हैं, जो व्यंग्य को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो व्यंग्य को साहित्य की ही एक विधा के रूप में ले रहे हैं, उनको सबको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और अपने लेखन में वह चमक पैदा करने की जरूरत है, एक प्रतिबद्धता की जरूरत है, ताकि जो एक जो साजिश के तहत जो व्यंग्य को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी सत्ता हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, उसको सबसे ज्यादा खतरा अपनी आलोचना करने वालों से है। और साहित्य में व्यंग्य ही एक ऐसी विधा है जो आलोचनात्मक विधा है और जो प्रतिपक्ष में हमेशा खड़ी रहती है। तो उसकी धार को कैसे कम किया जाए, तो जिस तरह से बाजार में खरे सिक्कों को हटाने के लिए खोटे सिक्के बहुत सारे फैला दिए जाते हैं और उसमें खरे सिक्के खो जाते हैं, उसी तरह की आज कोशिश लग रही है। तो हमें ये जो साजिश है, इस साजिश को पहचानना होगा। और हमारे जो ये नहीं कहते कि कितनी संख्या है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग आए, सभी का स्वागत है। और नए लोग भी आए, नए लोग जैसे कि अभी शशांक भारती जी हमारे साथ है, उनकी व्यंग को लेकर चिंताएं हैं, अभिजीत जी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत गंभीरता से व्यंग को ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। और इन सब लोगों के होते हुए और पुरानी पीढ़ी भी जो व्यंग्य को लेकर के जिस तरह से चिंतित है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके ऊपर जो है अभिभावकत्व का एक भार है कि जो व्यंग्य उनके देख रेख में फल फूल रहा है वो कहीं धूमिल ना पड़ जाए। तो इतनी सारी चीजें जब है, सारे लोग इतने सजग हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि व्यंग्य को कोई खतरा है। और इन जो खतरा है भी उसे भी हम पहचाने। और जो अभी कहा गया कि व्यंग्यकारों पर या साहित्यकारों पर ज्यादा लिखा जा रहा है, जब ऐसा लगने लगता है, ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा नुकसान शायद हमारे नेता भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे दूसरे लोग, दूसरी शक्तियां भी नहीं पहुंचा रही हैं, और सीधे सीधे हम लेखक ही ज्यादा जब एक खतरा पैदा कर रहे हैं।
आप देखिए कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था, आज ये हो रहा है कि अगर आप कोई व्यंग्यकार अगर सत्ता के खिलाफ लिख रहा है तो हमारे व्यंग्यकार साथी उस व्यंग्यकार के खिलाफ लिखने लगते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इन सारे खतरों को हम पहचानें और अपनी राह बनाएं और कोशिश करें कि हम अपनी प्रतिबद्धता को देखते हुए कुछ अच्छा दे सकें, व्यंग्य को बचाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षित जी, आपने जो आज के लेखन को लेकर और आज की जो चल रहा है परिदृश्य उस पर अपनी चिंता व्यक्त की और एक आश्वस्त किया कि व्यंग्य को कोई खतरा नहीं है, ये सही है। और मैं बिना भूमिका के ब्रजेश कानून जी से आग्रह करता हूं कि 3-4 मिनट में अपनी बात रखें। ब्रजेश जी। धन्यवाद सनी जी, तिवारी जी। जब मैंने कल फेसबुक पे देखा कि कल की गोष्ठी का विषय व्यंग्य की लोकप्रियता का खतरे देखा, तो मुझे लगा और अब तक लगता रहा था शुरुआत तक कि ये विषय तो बहुत जटिल है, लेकिन जब इस गोष्ठी में सहभागिता की और सब सुना सबको, तो लगा कि जटिल नहीं, जरूरी विषय था। और जिस तरह से इसमें बात हुई वो तो बहुत संपन्न कराने वाली है, समृद्ध करती है हमें। पहली बात तो ये है कि व्यंग्य के खतरे किसके लिए है, व्यंग्य की लोकप्रियता के खतरे आखिर है किसके लिए? व्यंग्यकार के लिए या व्यंग्य विधा के लिए? लेकिन जब हम ये पूरी इस बहस में सब विचारकों की बातचीत सुनी तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा खतरे व्यंग्य के मूल तत्व जो हैं या व्यंग्य के जो सरोकारों की जो बात होती है, जिसमें जनपक्षधरता की बात होती है, हमें किन चीजों पे व्यंग्य करना चाहिए, ये उन मूल तत्वों के व्यंग्य जिससे परिभाषित होता है उस पर जाके केंद्रित हो जाती है। और लगभग सभी हमारे सम्माननीय वक्ताओं ने, विशेषज्ञों ने इस बात पे जोर दिया कि खतरे असल में वहां है। दूसरा, जो बहुलता से व्यंग्य लिखे जा रहे हैं, क्या वो लोकप्रियता का पैमाना हो सकता है? इस पे भी जो बातचीत हुई कि वो वहीं जाके टिक जाती कि जिन चीजों में इसके मूल तत्व हैं और गुणवत्ता जब तक नहीं है, तो ये बात होना चाहिए। लोकप्रियता का पैमाना कोई अलग से हम घोषित नहीं कर सकते, लेकिन जब व्यंग्य की श्रेष्ठता और गुणवत्ता ही वो महत्वपूर्ण चीज है जो व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाती है। और अगर जो बहुलता में लिखा जा रहा है तो हम थोड़ा गौर करें तो जो बात उभर के आई है उसमें अगर वास्तविक व्यंग्य लिखा जा रहा है तो प्रतिबद्धता, सरोकार और अन्य तत्व सारे अगर उसमें नहीं आते तो फिर क्या हो रहा है? निश्चित रूप से वो लेख उस तरफ जाते हैं जहां हमारे भजन जाते हैं, आरतियां जाती है, बिरदावलियां जाती है, ये उस दिशा में। तो फिर वो व्यंग्य कहें क्यों उनको? वो गद्य में ही ये सब किया जा रहा है। तो फिर जैसे कि सैनी जी ने भी कहा, सबने कहा कि सत्ता के विरोध में, अगर सत्ता के समर्थन में, सत्ता बहुविध है, हर दिशा में हर क्षेत्र में सत्ताएं हैं, अगर हमको सत्ता के साथ ही लिखना है तो हम उसमें उनकी आरतियां लिखें, हम उनकी प्रशंसा में विरुद्धावलियां लिखें, तो फिर व्यंग्य उसको माने ही नहीं। तब हम देखते हैं कि वो फिर वो बहुलता जो है कम हो जाती है और गिने चुने व्यंग्य दिखते हैं, वो आज भी दिखते हैं। और इस गोष्ठी का मुझे आज जो सभी वक्ताओं को मैंने सुना है सम्मान से, लेकिन एक का इसका हासिल मुझे ये भी लगा कि हम निराश अभी इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे सामने जब मैं आज शशांक भारती के उद्बोधन को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे सामने आगे की पीढ़ी भी ऐसी संपन्न आ रही है जो व्यंग्य को व्यंग्य की तरह लेती रहेगी। हालांकि मेरे ख्याल से वो अभी गोष्ठी से बाहर चले गए होंगे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और नए समय को नए तरीके से व्यंग्य अपने आप को परिष्कृत करता है तो वो भी व्यंग्य विधा के लिए एक अगला कदम है। और अगर उनके साथ में वही चीजें, उसके मूल तत्व बने रहते हैं, वो समझ बनी रहती है व्यंग्य की, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के नए युवा व्यंग्यकार
जिनकी समझ अगर स्पष्ट हो तो व्यंग विधा में पुरानी पीढ़ी को निराश होने का कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो व्यंग विधा परिष्कृत होकर और एक कदम आगे भी चली जाए। तो मुझे यही कहना था कि हम लोग अभी उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि व्यंग की लोकप्रियता किसी तरह से कोई खतरा है, बल्कि लोकप्रियता से उसके बीच से भी असली मोती हीरे सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। आपने जो व्यंग्य की लोकप्रियता और उसे खतरे के बारे में जो एक चिंता जताई और एक आश्वासन भी मिला आज की चर्चा से कि युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों को देख रही है और इससे अपना बचाव करने में कहीं ना कहीं सक्षम है। मैं बिना भूमिका के अनूप शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं। उसके पहले श्रीमती रेणु देवपुरा जी से आग्रह करूंगा कि वो विमर्श के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। रेणु देवपुरा जी आभार प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। मैं सम्मान के साथ अनूप शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आप वही जो जुमला है 3-4 मिनट में, तो अपनी बात रखें। नमस्ते सभी को। इतना सारा कहा जा चुका है, अब ज़्यादा कहना ठीक नहीं लगता है। ये भी एक जुमला है, ऐसी से बात शुरू की जानी चाहिए। लेकिन मैं जो शीर्षक है और इससे मतलब खतरों की बात कही गई है, व्यंग्य की लोकप्रियता के खतरे। मुझे व्यंग्य की लोकप्रियता से मतलब मैं अपना व्यक्तिगत मत मानूं तो मुझे कोई लोकप्रियता से व्यंग्य को कोई खतरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ज़्यादातर लोगों के जो मत हैं, अधिकतर लोगों के, वो असल में उस पीढ़ी के मापदंड से चीज़ें देख रहे हैं जब व्यंग्य सरोकार होते थे और बड़े पक्ष को एक बड़े वर्ग के चिंताओं को लेकर लिखे जाते थे और एक विचारधाराएं होती थी वो थी। अभी व्यंग्य क्योंकि बहुतायत में लिखा जा रहा है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले हैं। शुरुआत हुई ब्लॉग से, फेसबुक से और तमाम माध्यम मिले हैं और ढेर सारे व्यंग्य छप रहे हैं, साइज कम हो गए हैं, तो बहुत सारे स्त्री व्यंग्य लेख नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि शायद व्यंग्य की लोकप्रियता, ये व्यंग्य लोकप्रिय हो रहा है लेकिन स्त्री चीजें नहीं आ पा रही हैं, तो ये चीजें खतरनाक है। मुझे सहयोग से मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख पाता हूँ कि व्यंग्य की लोकप्रियता से व्यंग्य को कोई खतरा है। असल में अगर ये खतरे देखे भी जा रहे हैं तो सच बात ये है कि उसके जो हम लोगों ने बातचीत की है उसके पीछे कारण पे बातचीत नहीं हो पा रही है। जो व्यंग्य आज भी सरोकारी व्यंग्य लिख रहे हैं, तमाम लोग लिखते होंगे, भेजते होंगे, छपते नहीं होंगे। छपते क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल जो अखबार, मीडिया और तमाम चीज़ों पे उन लोगों का कब्जा है जो कि एक खास तरह की चीज़ें ही छापना चाहते हैं। तो जो अस्तरीय चीज़ें हैं वो जो नहीं छप पाती हैं, तो इसीलिए खराब व्यंग्य आते हैं। जो मतलब जगह को भरने के लिए सतही और जो बताया कि फेसबुक के चित्र हैं, लेखक के बुराई भलाई इनामों से आजकल मैं देखता हूँ कि कम से कम 50% लेख, जैसा कि बात भी हुई है, इसी बात पे आते हैं कि वो इसने छाप दिया, उसने छाप दिया, लाइकिंग ऐसे हो गई, वैसे हो गई। तो इसका कारण यही है कि जो वहाँ पे जा रही चीजें, जो संपादक का काम है, जो कि जो वहाँ पे छाप रहा है, वो इतना ये नहीं रहा है। जैसे मैंने कई रचनाएं, कुछ रचनाएं मैंने भेजी, अपने दैनिक जागरण में भेजी थी, व्यंग्य लेख भेजे थे। उसमें एक आध जगह सर्जिकल स्ट्राइक और ये वर्ड यूज किए गए थे, वो तुरंत लौटा दी गई। उन्होंने हमें, राजेंद्र राव जी संपादक थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत ज्यादा कड़वा हो जाएगा, ये इसको प्लीज ये चेंज करके कोई रम्य रचना टाइप का भेजिए जिसमें कंट्रोवर्सी ना हो। तो हर आदमी कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है, तो वो जो चीजें आ ही नहीं पा रही हैं हम लोगों की जो मीडिया में या छपने में, तो अच्छा चीज दिखेगी नहीं। लिखा जा रहा होगा, बहुत लिखा जा रहा होगा और उसमें से बहुत अच्छा भी होगा, लेकिन हम लोगों की निगाहों से चूक जाता होगा क्योंकि हमारी भी सीमाएं हैं, हम लोगों के पढ़ने के अंदाज ही बदले हैं।
पहले हम लोग जो है भक्ति भाव से पढ़ते थे, 2 घंटा 3 घंटा घरों में भक्ति भाव से लिखते थे। आजकल चलते फिरते घूमते फिरते लिखन हो रहा है और चलते फिरते घूमते फिरते पाठन भी हो रहा है, तो ये भी एक कारण है। तो अगर व्यंग बहुत अच्छा नहीं लिखा जा रहा है या कुछ नहीं सामने आ रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि जो है ये जो मीडिया में है, बहुतायत में विस्फोट हो रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, तो सब उसमें अच्छा नहीं होगा। 90% खराब होगा, 10% अच्छा होगा। तो मुझे लोकप्रियता से खतरा नहीं नजर आता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये बेहतर स्थिति है कि इतना अधिक लिखा जा रहा है, उसी में से अच्छा भी निकलेगा। मैं उदाहरण इसलिए बताता हूँ कि मैं 2004 में जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो जब ब्लॉगिंग शुरू की थी तो 20-25 लोग लिखते थे, बाद में 100-200 हुए, 1000 2000 आए। तो मैंने देखा कि जो ब्लॉग लिखते हैं 100-1500 लोग जो है, उनमें से कम 30-40 लोग हैं जिनकी आज किताबें आई हैं, जिनके बहुतायत में उनके लेख छप रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ उनका कुछ अच्छा लेखन हो गया है। तो कुल मिला के मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे कानपुर के ही पंकज चतुर्वेदी हैं, तो उन्होंने एक बात अपनी अपने वक्तव्य में बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक जगह वक्तव्य में बात कहते हुए कहा था कि आजकल जो है आज का समय बहुवचन प्रतिभाओं का समय है। प्रतिभाएं विराट भले ना हो लेकिन हैं और बहुतायत में हैं। तो जो जिन लोगों के हम लोग तुलना करते हैं, मील के पत्थर मानते हैं, परसाई जी, जोशी जी और कोई भी लेखक हैं, भले ही लेखक उस ऊंचाइयों के ना हो, लेकिन बहुतायत में लेखन है, बहुत लिखा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि व्यंग की लोकप्रियता से व्यंग को कोई खतरा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग मुंह देखी बातें करते हैं, और जब चीज आता है तो 25-30 लाइक होते हैं, हम भी लाइक कर देते हैं और ये कह देते हैं रोचक है, ये है, और कभी कभी इशारे मजाक करके बता देते हैं कि ये रचना ऐसी है वैसी है। लेकिन उसका कारण हम लोग हैं। छपना अखबार तो अलग बात है, लेकिन हम अपने दोस्तों को जब धोखा देते हैं तो लोग कहते हैं ना कि वह व्यक्ति बड़ा अभागा होता है जिसको कोई टोकने वाला नहीं होता है। तो हम झूठी प्रशंसा करके अपने मित्रों को अभागा बनाते हैं। और लिखने का जो सुधीर विद्यार्थी जी हैं, उदाहरण के लिए और बताऊंगा, सुधीर विद्यार्थी जी हैं, राजनीतिक व्यंग बहुत अच्छे लिखते थे, अमर उजाला में नियमित रूप से छपते भी थे। अभी आजकल नहीं लिखते हैं, क्रांतिकारी लेखन में उनका बहुत काम है। मैंने उनसे पूछा आजकल आप व्यंग लेख क्यों नहीं छपते हैं? बोला व्यंग लेख लिखना मतलब कि इसलिए नहीं लिखता हूँ कि व्यंग लेख जो लिखता हूँ वो कोई छापता भी नहीं है, सच कोई छापना नहीं चाहता है। तो ये जो दूसरा कारण है, लोकप्रियता के खतरे हैं, लेकिन दूसरा जो कारण है, जो जो छपने की जगह है, वहाँ अच्छे व्यंग या चुटीले व्यंग या चोट करने वाले व्यंग या बहुतायत का साथ देने वाले व्यंग, विरोध करने वाले व्यंग, वो जो है छपना बंद हो गया है। ब्रजेश कानूनगो जी यहाँ मौजूद हैं। ब्रजेश कानूनगो जी अद्वीज के शुरुआती लेखकों में हैं, उनके बताते भी रहते हैं। वो खुद बताएंगे कि जब अद्वीज में शुरुआती दौर में जो व्यंग लेख छपते थे या लेख छपते थे, उनके मुकाबले में आज के लोगों का स्तर क्या हो गया है। तो उसी से जो छपने की जगह हैं वहाँ पे उससे सारा घालमेल हुआ है। तो लेखन में मुझे नहीं लगता है कोई खतरा है, खराब लेखन हो रहा है या सारा खराब लेखन होता है। मुझे हालांकि अभी बात हो रही थी कि जो नई पीढ़ी से हमें आशा है, हमें लगता है कि पुरानी पीढ़ी के साथ अन्याय है। पुरानी पीढ़ी भी शानदार लिख रही है, बहुत शानदार लिख रही है, और मुझे नहीं लगता है कि लोकप्रियता से कोई खतरा है। खूब सारा व्यंग लिखा जाएगा, उनमें से ही अच्छा निकलेगा। मुझे इस बारे में कोई इसमें दुविधा नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। और चूंकि रमेश सैनी जी का डाटा खत्म हो गया है, तो इसी बहाने मुझे मौका मिल गया है कि मैं समापन कर सकूं। तो इससे पहले कि मैं आभार के लिए रेणु जी को बुलाऊं, मैं एक दो बातें संक्षेप में बोलकर और फिर रेणु जी को आमंत्रित करूंगा। व्यंग की लोकप्रियता के खतरों में लिखने, छपने और आकलन की जल्दबाजी और गुणवत्ता से अधिक मात्रा को महत्व देने की प्रवृत्ति मुझे प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। लोकप्रियता के खतरे के प्रमुख आयामों को मैं जब देखता हूं तो उसमें सृजन का उद्देश्य और लक्ष्य, प्रकाशन, प्रचार प्रसार और सम्मान लालसा ही मुख्य रूप से नजर आती है। इसलिए मुझे लगता है कि व्यंग्य की लोकप्रियता का संकट बहुत है,
जैसे क्रिकेट का संकट ये है, क्रिकेट लोकप्रिय होता है तो दूसरे खेलों के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, और क्रिकेट में हमारे पास पैमाने बहुत हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वो उसका लाभ है, और एकेडमीज बहुत हैं तो हम उसमें कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण हम अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ व्यंग्य में जो लोकप्रियता है उससे उसका खतरा या उसका संकट ये है कि उत्पादन के रूप में थोक उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर जब हम उसका चयन करना चाहते हैं तो उस तरीके की रचनाओं की बहुत उस अनुपात में उपलब्धता नहीं होती जिस अनुपात में रचनाओं का सृजन किया जा रहा है। तो जैसा हम लोगों ने आज सभी लोगों ने इस बारे में अपनी विस्तृत राय रखी, और मैं औपचारिक रूप से आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय हमारे समूह की साथी श्रीमती रेणु देवपुरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय रेणु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी सैनी साहब का, रमेश सैनी साहब का, रमेश तिवारी साहब का, कि इतने साहसी व्यंग विषय को चुनने के लिए कि व्यंग की लोकप्रियता के खतरे क्या हैं और कहाँ हम पहुंच रहे हैं इस व्यंग को लगातार लिखने की वजह से या लोकप्रिय बनाने की वजह से। 77वीं संगोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ, और मुझे जैसा कि कहा गया है, अचानक ही कहा गया है कि मैं आभार प्रदर्शित करूं, तो मेरी स्थिति आप देख रहे होंगे। एक रविवार मिलता है, उसी में सारे काम निपटाने होते हैं, ये लालच भी होता है सुनने का और दूसरी चीजें भी चलती हैं। लेकिन मैंने कहा सब अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, जैसी मैं हूँ वो सब सहज सरल सहज जैसा मैं हूँ वैसी मैंने उचित समझा कि मैंने कहा ठीक है, मना करने की जगह अच्छा है कि मैं आपके सामने आ जाऊं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी शुक्ला साहब को, अनूप शुक्ला जी को, जिन्होंने थोड़ा समय दे दिया मुझे तैयारी करने का, थोड़ा अच्छा लंबा सा बोल के मुझे समय मिल गया कि मैं आपके सामने आ सकूं। तो सबसे पहली बात तो है कि आज जो हमारे जो सभी मुख्य वक्ता थे आज के विषय के, कुंदन सिंह जी परिहार साहब का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी से अपनी बात रखी, और ये चीजें हम सबको सीखने के लिए, जो ग्रुप में हैं उनको समझने सीखने के लिए बहुत बहुत अच्छा हमें कंटेंट देती हैं, बहुत अच्छा हमें पोषण देती हैं। तो उन्होंने जो बात कही कि जो बात है कि लिखना किन किन बातों पर चाहिए और ये लोकप्रियता के लालच में आके नहीं लिखना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मधु आचार्य जी जो हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने इतने लंबे सफर के बावजूद वो कहाँ मतलब अमृतसर में वहां पहुंचकर भी उन्होंने इसको संगोष्ठी को, जो वही बात है कि मैं यही सोची थी कि हम भी लालच नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया इतनी पौष्टिक संगोष्ठी होती है कि हमें लगता है कि कुछ भी काम करते हुए लेकिन हम सुने जरूर। तो उन्होंने तो हमें बहुत अच्छा हमें इसको आज उद्बोधित किया, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कहानी से उन्होंने बात कही कि सही है कि राजा को बस राजा जो भी कर रहा है ना वो सही है। तो आज यही स्थिति हो गई है कि लिखने वाले ये चाहते हैं कि हमें बस केवल हमें तारीफ की जाए, हमारी कोई आलोचना नहीं की जाए। राजेंद्र सहगल साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा कि लगातार लिखने से मतलब कई बार क्या होता है हम लगातार दौड़ने से भी हम हाफ जाते हैं। तो वही बात है कि बेहतर है कि हम अगर हाफ रहे हैं, अगर हम ऐसा हो रहा है तो हम थोड़ी देर रुक के हम उसे और कुछ थोड़ा पढ़ें। वो खास बात है कि जब हम लगातार लिखते हैं तो हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, और अगर हम थोड़ा सा रुक के अगर हम उसे पढ़ने के लिए हम जो दूसरे लिख रहे हैं वो और जो पहले लिखा गया है अगर हम उसको पढ़ते हैं उसको, और केवल व्यंग ही नहीं बाकी और दूसरी चीजें भी पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारा पोषण होता है और उससे भी हमारा व्यंग लिखा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी उनकी बात। शशांक भारती जी ने तो बहुत ही अच्छा मुझे उनका वक्तव्य लगा और बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा, मैं उनका भी आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत ही बात ये कही कि जो हम जो लिखें वो सहज और सरल होना चाहिए, जो हम हर एक आम आदमी के समझ में आना चाहिए, बजाय इस बात के कि हमें छपने के लिए ही हम लिखें या लोकप्रियता के लिए हम लिखें। बिल्कुल नहीं, व्यंगकार की लोकप्रियता ना हो, व्यंग की लोकप्रियता हो तो ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा।
व्यंग्यकार अगर केवल व्यंग्यकार के नाम पर अगर कि वो जो कहा जा रहा है कि भाई कहानी के लिए उन्होंने छपने के लिए भेजी और वो व्यंग्य के नाम से छाप दी गई, अगर ऐसा होता तो वो व्यंग्यकार की लोकप्रियता है, जबकि व्यंग्य की अगर लोकप्रियता होती है तो वो सीधी सी सच्ची बात है कि पहले वो व्यंग्य अगर पढ़ा जाता है व्यंग्यकार के नाम से नहीं और व्यंग्य के नाम से छपे तो वो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी विनोद कानूनगो जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य दिया। इसके साथ ही राजेंद्र वर्मा जी ने भी अपनी समीक्षा दी और बहुत ये बात कही कि हम जो लिख रहे हैं, जो हमें केवल एक ही छपने के लिए ही हमें नहीं लिखना है, हमें बहुत और दूसरी चीजें भी साथ में लेनी है। अभिजीत दुबे जी ने भी संबोधित किया, उन्होंने भी अपनी बात कही। दीक्षित साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी, उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बातें हमें कही। और खासतौर पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अनूप शुक्ला जी का तो खास धन्यवाद है ही, दो तरफा धन्यवाद है उन्होंने कि उन्होंने बात तो एक अपनी जो समीक्षा, जैसा कि वो हमेशा होता है कि अपनी समीक्षा से वो जो मुख्य धारा है उसको कहीं और उधर ले जाते हैं। इसके साथ ही मैं सेवाराम जी साहब का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी, जिन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छे से, बहुत वैसे भी उनकी जो हम समीक्षाएं देखते हैं, विस्तृत समीक्षाएं आती हैं और बहुत डीप और बहुत गहरी बात वो कहते हैं, तो उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने जैसे हालांकि जल्दबाजी में अभी नोट्स लिए हैं जब मुझे मेरा नाम आया था उसके बाद, तो अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो मैं क्षमा तो चाहूंगी। इसके साथ ही मैं उन सबका भी आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं, जिसमें हमारे हमारे मैडम हैं, उनका भी मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी। और हाँ जी, हाँ अलका जी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, अलका जी हैं, और भी अलका जी ने भी दी हैं टिप्पणियां, और उसके साथ ही दुबे साहब ने भी टिप्पणियां दी हैं, और भी इन्होंने मुकेश राठौड़ जी ने भी अपनी टिप्पणियां रखी हैं। तो उन सबका भी मैं, जिन्होंने भी इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करी है, उन सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। आज की संगोष्ठी मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ये सीधी सी ये बात लगी कि हमें लिखना किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्या बात को के लिए हमें लिखना है। हमें आम आदमी के साथ में रहना है, हमें जो सत्ता के विपक्ष में खड़े होंगे तभी हम लिख पाएंगे। अगर सत्ता के पक्षधर हम रहे तो हम व्यंग्य नहीं लिख पाएंगे, हम कुछ और लिखेंगे। और बाकी तो सभी का बहुत बहुत पुनः आभार करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। और तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सैनी जी आ गए हैं। जी सैनी जी। धन्यवाद राणु जी। यही व्यंग्यदारी की खूबसूरती है कि हम अचानक किसी को अपना भार सौंप देते हैं और लोग उससे सहजता से तैयार रहते हैं उठाने के लिए, और पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। रणवीर जी ने सब नोट करके रखा होता है, अभिजीत कुमार जी भी ऐसे नोट करके रखते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं कि जो उनकी सहभागिता प्रत्यक्ष रूप में हो ना हो, किंतु चीज़ों को जरूर नोट करते हैं। और यह ठाकुर साहब, हमारे माइंड का ठाकुर, ये भी नोट करके रखते हैं, सब लोग। तो उन्होंने ये आभार प्रदर्शन का जो भार उठाया, उसके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। और आज की जो गोष्ठी थी, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे आश्वासन के साथ खत्म हुई। अनूप शुक्ला जी बोले थे कि व्यंग्य का तो कोई खतरा नहीं है, और तमाम लोगों ने बोला कि व्यंग्य पे कोई खतरा नहीं है। यह तो हम भी समझ रहे हैं कि व्यंग्य पर खतरा नहीं है, किंतु खतरा को बचाने के लिए जब खतरा आ जाएगा, जब हम बात नहीं करेंगे, उसके पहले ही हमें बात करना है। आप भी सुरक्षा विभाग में, मैं भी सुरक्षा विभाग से, तो सुरक्षा की पहली शर्त यही रहती है कि आप हमेशा तैयार रहें, और हम उसी तैयारी के लिए जहाँ भी थोड़ी सी संकेत होता है हम उस पर अपने विचार रखने लगते हैं, अपने समूह के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, या हमारे जो मित्र साथी हैं वो अपने लेखों को बता सकते हैं। और आज की यह गोष्ठी औपचारिक ढंग से मैं सबको पुनः, जो हमारे अतिथि मित्र हैं, हमारे साथी मित्र हैं और जो सहभागी रहे, उनका हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूं, और इस औपचारिक रूप से आज की गोष्ठी की समाप्ति घोषणा करता हूं।